हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस स्टोरी को प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। चैप्टर 11 रूहीज लाइफ। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सब कहानी पढ़ तो रहे हैं मगर मुझे एक भी कमेंट या रेटिंग नहीं मिल रहा। बहुत बुरा लगता है यार। प्लीज आप सब मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और रेटिंग्स देना भी ना भूले। थैंक यू नीला दिल। राधिका सरिता जी और मुकेश जी के साथ उनके घर बेंगलुरु जाने के लिए निकल चुकी थी। वो लोग फ्लाइट से ही जाने वाले थे। लंबे सफर के बाद वह लोग घर पहुंच चुके थे। मुकेश जी का ड्राइवर पहले से ही उन्हें पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका था। थोड़ी ही देर में वह लोग उनके मैंशन पहुंच गए। जब राधिका ने कार की खिड़की से बाहर देखा तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पैलेस जैसा घर था। उसने सोचा नहीं था कि यह लोग इतने अमीर घराने के होंगे। वह बस एक तक उस घर को निहार रही थी। घर के आसपास काफी बड़ा गार्डन भी था। राधिका की नजर घर के मेन डोर के पास लगे बोर्ड पर जाती है। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में सुकून विला लिखा था। सुकून विला उनके मेंशन का नाम था। सरिता जी बहुत प्यार से राधिका का स्वागत करती है। राधिका उनके साथ घर के अंदर जाती है। बाहर की तरह घर अंदर से भी बहुत ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। राधिका घर की खूबसूरती को निहार रही थी तो मुकेश जी उसे कहते हैं, इसे अपना ही घर समझना ठीक है और कुछ भी जरूरत पड़े तो तुम हम में से किसी को भी तुरंत बुला लेना। घर पर काम करने के लिए शायद ज्यादा लोग नहीं रखे थे इन्होंने, बस कुछ लोग ही थे। तभी एक आदमी राधिका के पास आता है। वह आदमी उम्र से बड़े लग रहे थे। उनका नाम है रामू काका। वह और उनकी बीवी हीरा काकी यहाँ रसोइये का काम करते थे। घर पर खाने की सारी जिम्मेदारी उन दोनों की ही थी और उनका स्वभाव भी काफी कोमल था। रामू काका राधिका की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए बोलते हैं, ये लो रूही बेबी, पानी पी लो। काफी लंबा सफर रहा है आपका। कितने दिनों बाद घर आए हो आप। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपके बिना तो ये सुकून विला एकदम सुना पड़ चुका था। सच में कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई मुंबई में? उद्धरण चिन्ह। एकदम से अपने लिए ऐसी बात सुनकर राधिका कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गई। हीरा काकी, अरे क्या कर रहे हो जी? रूही बेबी अभी अभी तो आए हैं, उससे थोड़ा सांस तो लेने दो। ये भी ना, जब से पता चला है कि रूही बेबी आज वापस आ रही है तब से चैन की सांस नहीं ली है इन्होंने। राधिका समझ चुकी थी कि वह लोग उसे रूही समझ रहे हैं। राधिका, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं। मैं उद्धरण चिन्ह। वह उन्हें कुछ बोलते ही जा रही थी कि सरिता जी बीच में ही उसकी बात काट देती है। अरे हीरा तुम भी ना, अब हमारी रूही बचपन से ही रामू भाई साहब की लाडली रही है, तो उसके वापस घर आने की खुशी तो होगी ही ना उन्हें। रामू काका, और नहीं तो क्या, कितना याद किया है हमने बिटिया को इतने दिनों तक। वरना जब भी घर पर रहती थी तब तो पूरा टाइम रामू काका ये बना दो ना, रामू काका वह बना दो ना, बस यही चलता रहता था। हर 2 घंटे में भूख लग जाती थी मुकेश जी, और हर रोज उसकी सारी पसंदीदा चीज बनाकर अपने ही उससे बिगाड़ रखा था रामू। सब लोग उनकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। घर में काम करने वाले वकस के दिल में भी रूही के लिए इतना प्यार देखकर राधिका मुस्कुराने लगती है। तभी रामू काका और हीरा काकी की नजर राधिका के जख्मों पर जाती है। हीरा काकी, हाय राम, यह क्या हुआ है आपको? इतनी चोटें कैसे लगी? उद्धरण चिन्ह। रामू काका, हाँ ये सारे घाव कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, अरे कुछ नहीं, वह बस मुंबई में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था इसका, इसलिए कुछ दिनों के लिए घर लेकर आए हैं ताकि यहाँ आराम से रह सके। हीरा काकी, ये काफी सही किया आपने मालिक, वरना उधर तो बाहर का खा खा कर देखिए न कैसी लकड़ी की तरह सूख गई है हमारी बच्ची। लेकिन अब घर वापस आ गई है तो देखना इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी कि कुछ दिनों में फिर से पहले जैसी हो जाएगी। सरिता जी, हाँ बिल्कुल, आप दोनों रात के खाने की तैयारी करो, मैं कुछ देर में फ्रेश होकर आती हूँ। और राधिका, चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, थोड़ी देर आराम करो, काफी थक गई होगी। हीरा काकी, ये राधिका कौन है मालकिन? आप रूही बेबी को राधिका क्यों बुला रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। रामू काका, हाँ, और आप रूही बेबी को उनका कमरा दिखाने की बात क्यों कर रहे हैं? रूही बेबी पहली बार थोड़ी ना घर आई है। सरिता जी को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले तो मुकेश जी बात को संभालते हुए कहते हैं, अरे वो सफर की थकान की वजह से यह अब बातें भी भूलने लगी है। हमारे साथ सफर में एक लड़की का नाम राधिका था, शायद इसे वह लड़की याद आ गई इस वक्त, है ना सरिता? सरिता जी, जी हाँ, वो गलती से उस लड़की का नाम मुंह से निकल गया, और वह कमरे में तो इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि इस चोट आए हैं ना, तो मैं इससे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहती। हीरा काकी और रामू काका एक साथ, ठीक है आप जाए, हम बढ़िया खाने का इंतजाम करते हैं।
सरिता जी राधिका को लेकर रूही के कमरे की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वह राधिका से माफी मांगती है। हमें माफ कर दो बेटा, हमने सबके सामने तुम्हारी पहचान छुपाई, सब तुम्हें रूही समझ रहे हैं और हमने किसी की गलतफहमी दूर नहीं करी। अगर हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हम ऐसे ही किसी को रूही की मौत के बारे में नहीं बता सकते। राधिका कोई बात नहीं मैम, मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ, और वैसे भी मेरे पास रूही का चेहरा है तो किसी का भी मुझे रूही समझना नॉर्मल है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सरिता जी हम आओ, ये रहा रूही का कमरा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो और अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे तुरंत बुला लेना, हमारा कमरा यहाँ पास में ही है। राधिका ठीक है, शुक्रिया मैम, मुझे सहारा देने के लिए। सरिता जी अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो बहुत खुश है कि तुम हमारे साथ रहने आए, बस दुख है तो सिर्फ एक बात का। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी का दुखी चेहरा देखकर राधिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वह परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ मैम, किस बात का दुख है आपको? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी ये जो तुम बार बार मुझे मैम मैम करके बुलाती हो ना, बस वही, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारा मुझे ऐसे बुलाना। तुम हमारी बच्ची की उम्र की हो, प्लीज मुझे दादी या कुछ और बुलाया करो, मुझे अच्छा लगेगा। रूही हमेशा हम दोनों को दादी दादू करके पुकारा करती थी, लेकिन अब तो उसकी एक पुकार सुनने के लिए भी हमारे कान तरस रहे हैं। राधिका उनके पास जाकर उनकी आंखों से आंसू साफ करती है। रोइए मत, आपकी रूही जहां भी होगी मगर आपको ऐसे रोते हुए देखेगी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज आप दुखी मत होइए बड़ी माँ। राधिका की बात सुनकर सरिता जी शौक होकर उसे देखती हैं। क्या बुलाया तुमने मुझे? उद्धरण चिन्ह। राधिका वो बड़ी माँ, क्या मैं आपको बड़ी माँ बुला सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी अपने आंसू पूछते हुए खुशी से बोलती है, हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुकेश जी पीछे से आते हुए बोलते हैं, क्या बातें चल रही है आप दोनों के बीच? उद्धरण चिन्ह। राधिका कुछ नहीं सर, वह बस बड़ी माँ यूं ही हमसे कुछ बात कर रही थी। मुकेश जी अच्छा, ये सही है, इसे बड़ी माँ बुलाने लगी हो और मुझे अभी भी सर बुला रही हो, ये तो नाइंसाफी है, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। राधिका नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज, आप दोनों ने मेरी जान बचाई, मुझे सहारा दिया, आप दोनों की वजह से ही मुझे दूसरा जन्म मिला है, इसलिए आप दोनों मेरे माँ पापा के समान हो। आज से मैं आपको बड़े पापा बुलाऊंगी, आपको कोई परेशानी तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं कोई परेशानी नहीं है। राधिका को कमरे में छोड़कर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। राधिका पहले तो कमरे को बहुत अच्छे से देखती है, बहुत ही बड़ा और प्यारा सा कमरा था रूही का। उसका कमरा एकदम किसी फेरी टेल की तरह सजा था, ब्लू और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में। राधिका को वह कमरा बहुत पसंद आया। रूही का कमरा। कुछ वर्कर्स पहले से ही राधिका का सामान पहुंचा चुके थे उस कमरे में। राधिका के सामान में ज्यादा कुछ था नहीं, बस उसके लिए कुछ कपड़े थे और बाकी की जरूरत की चीजें जो सरिता जी ने उसके लिए मंगवाई थी। राधिका बैग खोलकर उसमें से कुछ कपड़े निकालती है और चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जब वह बाथरूम के अंदर जाती है तो बाथरूम देखकर उसे और ताज्जुब होता है। राधिका वाओ, बाथरूम भी कभी इतना सुंदर हो सकता है क्या? उद्धरण चिन्ह। रूही के रूम का बाथरूम। सॉफ्ट ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया हुआ बाथरूम देखने में काफी बड़ा और आलीशान लग रहा था। राधिका लगता है रूही को इन सब चीजों का बहुत शौक था, पक्का फेरी टेल की दुनिया में जीती थी ये लड़की, काश मैं उससे मिल पाती। आखिर ज्यादा सोचना बंद करके राधिका फ्रेश होने लगी। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वह बाथरूम से बाहर आए और सोने चली गई। काफी थकान होने की वजह से उसे तुरंत ही नींद आ गई। 12 बेस्ट फ्रेंड्स। राधिका कमरे में आराम कर रही थी, तभी किसी शोर शराबे की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। यह आवाजें शायद नीचे से आ रही थी। राधिका उठकर देखने जाती है। वह कमरे से बाहर जाकर ऊपर से ही देखने की कोशिश करती है। उसने देखा कि नीचे कोई आया हुआ था और वह दो लोग थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। दोनों ही बहुत परेशान नजर आ रहे थे और सरिता जी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। राधिका थोड़ा नजदीक जाकर उनकी बातें ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। आंटी रूही कहाँ है? क्या हुआ है रूही को? बताए ना, और वह आपके साथ क्यों नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। हाँ अंकल प्लीज आप तो कुछ बताए, रूही ठीक तो है ना? वह हमारे कॉल्स का भी कोई जवाब नहीं दे रही। आरुषि बता रही है कि आप दोनों मुंबई गए थे, तो वह आपके साथ क्यों नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। हाँ आंटी, हॉस्टल में भी मुझे पता चला कि वह हॉस्टल आई ही नहीं। उन दोनों के इतने सारे सवाल सुनकर राधिका भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि ये लोग हैं कौन। तो ये दोनों हैं रूही के सबसे करीबी दोस्त।
आरुषि और समर, ये तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही हमेशा साथ रहे हैं। इन तीनों की दोस्ती काफी गहरी थी। ज्यादा से ज्यादा वक्त ये तीनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। ये लोग साथ में ही बड़े हुए और सारे सुख दुख के पल इन्होंने साथ में ही बिताए थे। अगर आरुषि और समर के बारे में बताया जाए तो आरुषि खुराना। आरुषि थोड़ी शर्मीली मगर दिल की बहुत अच्छी लड़की है। वह सबसे प्यार से बात करती है मगर उसे उतना ही जल्दी गुस्सा भी आता है और वो रूठ जाती है। उसे मनाना थोड़ा मुश्किल है और हाँ, दोस्तों के सामने इसकी सारी शर्म खो जाती थी। वो रूही की अच्छी दोस्त होने के साथ साथ उसकी पड़ोसी भी थी, क्योंकि उन दोनों के घर एक दूसरे से काफी नजदीक थे। ये दोनों जब भी मिलती है बातों का पिटारा खुल जाता है। आरुषि की फैमिली का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। यूं कहा जाए तो आरुषि रूही से भी बहुत ज्यादा अमीर घराने से थी, लेकिन उन दोनों की फैमिली के बीच भी काफी अच्छा रिश्ता था। आरुषि ने रूही के साथ ही मुंबई की कॉलेज में एडमिशन लिया था और दोनों साथ ही मुंबई शिफ्ट हुई थी। आरुषि रूही के एक्सीडेंट के बारे में जानती थी, लेकिन किसी वजह से वह हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई थी। जब वह पहुंची तब तक रूही यानी कि राधिका के साथ मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल बेंगलुरु के लिए निकल चुके थे। आरुषि उसे वक्त वहां नहीं थी तो उसे रूही की मौत के बारे में भी नहीं पता था। समर मल्होत्रा उर्फ सेम, ये लड़का बहुत ही डैशिंग और बिंदास है। लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर भी है। सेम को सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और उसका सपना एक फेमस रॉकस्टार बनना है, लेकिन सेम के पापा को उसकी यह जिद बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वह चाहते थे कि सेम अभी बिजनेस में उनकी मदद करे और आगे जाकर उनका बिजनेस संभाले। हमेशा मजाक मस्ती करना इसका नेचर है, लेकिन यह बाहर से खुद को जितना खुश बताता है अंदर से वह उतना ही दुखी है, क्योंकि उसके घर का माहौल कुछ ज्यादा ठीक नहीं था। समीर के पास भी पैसा तो बहुत था मगर प्यार की कमी थी। वह जब छोटा था तभी उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था। बचपन से ही वह अपने मम्मी और पापा के झगड़ों के बीच पिसता आया है, इस वजह से वह काफी डिस्टर्ब भी रहता था। लेकिन रूही और आरुषि के साथ वह काफी खुश रहता था। वह दोनों ही सेम का बहुत ख्याल रखती और उसे किसी न किसी तरह से खुश रखने की कोशिश करती। आरुषि और रूही के घर वाले भी सेम को अपने बेटे की तरह ही प्यार देते थे। आरुषि और सैम दोनों ही रूही से मिलने के लिए बेताब थे। उन्हें बहुत फिक्र भी हो रही थी और सरिता जी और मुकेश जी की चुप्पी की वजह से अब दोनों को काफी डर भी लग रहा था। आरुषि, क्या हुआ, आप दोनों कब से चुप क्यों है? उद्धरण चिन्ह। सेम, रूही कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, जो कब से उन लोगों की बातें सुन रही थी, वह अब तक इतना तो समझ चुकी थी कि ये दोनों शायद रूही के दोस्त हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। सरिता जी और मुकेश जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों कैसे इन्हें सच्चाई बताएं। वह ये बात अच्छे से जानते थे कि दोनों ही इस बात को सह नहीं पाएंगे। काफी देर तक उनका कोई जवाब न पाकर आरुषि और सैम उन्हें वहीं छोड़कर रूही के कमरे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही राधिका से उनकी टक्कर हो जाती है। उसे देखकर दोनों उसे जोर से गले लगा लेते हैं। आरुषि, यार तू यहाँ है और हम तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, कहाँ चली गई थी यार? ऐसे बिना बताए एक फोन तो कर सकती थी ना? उद्धरण चिन्ह। सेम, और नहीं तो क्या, कितनी फिक्र हो रही थी हमें तेरी। और आरुषि ने बताया कि तेरा एक्सीडेंट हो गया था। यार हमें कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आरुषि तो लगभग रोने जैसी हो गई थी। राधिका कभी आरुषि को तो कभी सेम को, वैसे उन दोनों को ही निहार रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन दोनों से क्या बोले। वह रूही की गलत पहचान बताकर इन दोनों से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वह उन्हें सच बताकर उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी। राधिका इसी उलझन में थी कि तभी आरुषि कुछ ध्यान से देखती है। आरुषि, ये क्या रूही, तेरी आंखों को क्या हो गया? तेरी आंखें नीली कब से हो गई? तूने लेंस लगा रखे हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। सेम, हाँ भाई, तूने लेंस पहनना कब से शुरू कर दिया? और ये तेरी क्या हालत हो रखी है? कितनी चोटें आई है तुझे? ये रूही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पीछे से वहां मुकेश जी ये बोलते हुए आते हैं। उनकी बात सुनकर आरुषि और समर कभी मुकेश जी को तो कभी राधिका को देखते हैं। आरुषि, आप मजाक कर रहे हो क्या अंकल? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, यह मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। सेम, अरे क्या आप भी हमारे सामने खड़ी है हुई और आप कह रहे हो कि यह रूही नहीं है तो कौन है उसका भूत? उद्धरण चिन्ह। इतनी देर से चुप खड़ी राधिका बोलती है, मेरा नाम राधिका है और मैं सच में तुम्हारी दोस्त रूही नहीं हूँ। राधिका की आवाज से आरुषि और सैम इतना तो समझ गए कि यह उनकी रूही की आवाज नहीं है। सेम, यार अब तक तू अजीब लग रही थी पर अब तो तेरी आवाज भी अलग लग रही है, क्या चल रहा है ये सब? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, हाँ रूही, अगर ये तेरा कोई नया मजाक है तो प्लीज बंद कर दे, हमें सच में अब फिक्र हो रही है।
सेम सही है, इस बार तूने अपने मजाक में अंकल आंटी को भी शामिल कर लिया ना। राधिका, ये मजाक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, तुम हमारे साथ अंदर कमरे में चलो, हम तुम्हें सब बताते हैं। वह सब लोग रूही के कमरे में जाते हैं। सरिता जी, देखो बच्चों, हम जो भी तुम्हें बताने वाले हैं उस पर यकीन कर पाना तुम दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब यही सच्चाई है, पर हमारे पास इसे मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो प्लीज कुछ भी रिएक्ट करने से पहले बात को समझने की कोशिश करना। आरुषि सेम एक साथ, क्या बात है आंटी? उद्धरण चिन्ह। उनका सवाल सुनकर सरिता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह कुछ नहीं बोल पाती। आरुषि, अरे आंटी, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बताए ना, हम सब मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। सेम, हाँ आंटी, आप ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सरिता जी, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा। आरुषि सेम एक साथ, मगर बात क्या है? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, हमारी रूही अब इस दुनिया में नहीं रही। आरुषि और सेम चिल्लाते हुए, क्या? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, यह आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? रूही हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? प्लीज नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। सेम, हाँ और नहीं तो क्या? ऐसे कैसे वह हमें छोड़कर चली गई? आप ऐसे कुछ भी बोल दोगे क्या? और अगर यह रूही नहीं है तो फिर ये लड़की है कौन? और इसकी शक्ल रूही जैसी क्यों है? ये सब क्या हो रहा है, कोई बताए हमें। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, रूही कहाँ है? प्लीज उसे बुला लीजिए, अब बस बहुत हो गया, उसे बोल दीजिए कि अपना मजाक बंद करे और जल्दी से वापस आए, हम दोनों कब से उसका इंतजार कर रहे थे। सरिता जी, वह आप कभी भी वापस नहीं आएगी बेटा, वह हमें छोड़कर जा चुकी है, हमसे बहुत दूर। लाउडली क्राइंग। आरुषि और सैम कुछ नहीं बोलते, वह दोनों ही बहुत शौक थे, मगर वह दोनों अभी भी यह बात मानने को तैयार नहीं थे कि रूही इस दुनिया में नहीं रही। आखिरकार मुकेश जी उन दोनों को रूही का डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हैं। उसे देखकर आरुषि और सैम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दोनों कभी राधिका को तो कभी डेथ सर्टिफिकेट को देखते हैं। उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। सरिता जी और मुकेश जी आगे जाकर उन दोनों को गले लगा लेते हैं। सरिता जी, हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है, जब हमें पता चला था तब हम भी यह बात मानने को तैयार नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, लेकिन हमारे मानने ने या ना मानने से सच्चाई तो नहीं बदलने वाली ना। एक्सीडेंट के बाद रूही को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था और ट्रीटमेंट भी शुरू होने ही वाली थी, लेकिन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उस एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट रूही की मौत हो गई। ये बात सुनकर आरुषि और सैम खुद को संभाल नहीं पाए और दोनों वहीं बैठकर रोने लगे। उन्होंने टेबल पर से रूही की एक तस्वीर उठाई और उसे गले लगाकर काफी वक्त तक रोते रहे। उनकी ऐसी हालत देखकर राधिका को भी बहुत रोना आ रहा था। काफी मुश्किल से आरुषि और सेम ने खुद को संभाला। सेम एक नजर ऊपर से नीचे तक राधिका को देखता है। सेम, पर फिर ये कौन है? क्या ये रूही की कोई जुड़वा बहन है? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, नहीं, ये राधिका है। ये हमें उस रात मिली जब हम मुंबई में हॉस्पिटल से बेंगलुरु की तरफ आ रहे थे। ये बहुत बुरी हालत में थी। उद्धरण चिन्ह। और फिर मुकेश जी और सरिता जी ने मिलकर सारी कहानी सुना दी। आरुषि और सैम के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि यह रूही नहीं कोई और लड़की है, क्योंकि वह हूबहू रूही के जैसी ही दिखती थी। लेकिन अब वह दोनों ही जान चुके थे कि यह एक अनजान लड़की है और उनकी रूही अब उनके बीच नहीं रही। राधिका के साथ जो भी हुआ था वह सारी बातें भी मुकेश जी और सरिता जी उन्हें बता देते हैं। सारी बात जानने के बाद आरुषि और सेम को राधिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था और उन्हें ये सोचकर ही डर लग रहा था कि राधिका ने कितना कुछ सहा था। काफी देर तक वहां पर ऐसे ही चुप्पी छाई रहती है। उस चुप्पी को तोड़ते हुए राधिका बोलती है, तुम दोनों रूही को बहुत याद कर रहे हो है ना? देखो, मैं कभी रूही से मिली तो नहीं थी, मगर अब तक सबसे उसके बारे में जितना मैंने सुना, मुझे इतना तो यकीन हो गया कि वह एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके साथ जो भी हुआ मुझे उसके लिए बहुत दुख है। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अब हम चाहे कुछ भी कर ले लेकिन रूही को तो वापस नहीं ला सकते ना। वह हमारी जान थी, उसके बिना हम कैसे रहेंगे। लाउडली क्राइंग। सेम, वादा किया था ना उसने हमसे कि कभी हमारी दोस्ती को खत्म नहीं होने देगी और हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन वह तो छोड़कर चली गई अपने वादे तोड़कर। लाउडली क्राइंग। राधिका, नहीं प्लीज ऐसे मत बोलो। अगर रूही तुम दोनों को ऐसे रोता हुआ देखेगी तो उसे कितना दुख होगा। प्लीज शांत हो जाओ। सरिता जी, शांत जो जाओ बच्चों, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। शायद यही रूही की किस्मत थी, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, लेकिन हमें खुद को मजबूत बनाना होगा और सारी चीज हैंडल करनी होगी।
आरुषि, क्या रूही की मौत के बारे में सबको पता है? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, नहीं, अब तक तो नहीं। हम चारों के अलावा ये बात और कोई नहीं जानता। इस वक्त सबके लिए राधिका ही रूही है। मैंने अब तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे शक है कि रूही की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सब एक साथ। हाँ, देव ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। रूही की मौत उसे एक सोची समझी साजिश लग रही है, और अगर सच में रूही की मौत की वजह एक्सीडेंट नहीं किसी की साजिश है, तो हमारे लिए यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि कौन था रूही की जान का दुश्मन। उद्धरण चिन्ह। सेम, अगर ऐसी बात है तो हमें राधिका को भी बहुत सुरक्षित रखना होगा। हो सकता है जिसने हमला किया हो वह राधिका को रूही समझकर दूसरी बार भी हमला करने की कोशिश करे। मुकेश जी, इसीलिए मैंने राधिका के लिए स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। हमारी मर्जी के बिना कोई उसके आसपास भी नहीं भटक सकता। सरिता जी, आरुषि, सेम, तुम दोनों हमारे साथ चलो। राधिका की अभी अभी ट्रीटमेंट हुई है तो उसे आराम की बहुत जरूरत है, और ज्यादा स्ट्रेस उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब बातें हम दूसरे कमरे में जाकर करते हैं। आरुषि, सेम एक साथ। ठीक है आंटी। दोनों ही एक नजर राधिका की तरफ देखते हैं, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलना। वो दोनों चुपचाप सरिता जी और मुकेश जी के पीछे कमरे से बाहर चले जाते हैं। राधिका को उन्हें ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वह समझ सकती थी कि अपने बचपन के दोस्त को खोने से कैसा दर्द हो रहा होगा उन दोनों को, लेकिन इसमें वह कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इन दोनों से दोस्ती करने की कोशिश करेगी। वह खुद भी जानती थी कि वह रूही की जगह कभी नहीं ले सकती, लेकिन वह बस उन दोनों को थोड़ा अच्छा महसूस करवाना चाहती थी, क्योंकि उसके पास रूही का चेहरा था। हो सकता है उसे देखकर दोनों को रूही के आसपास होने का एहसास हो। पर अब देखना यह है कि क्या आरुषि और सैम राधिका से दोस्ती कर पाएंगे। उन दोनों के लिए भी इस वक्त चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, और अपनी दोस्त को खोने का दर्द सबसे ज्यादा। Chapter 13, शी इज नॉट रूही, शी इज डिफरेंट। आरुषि और सैम अब तक जान चुके थे राधिका और रूही की सारी सच्चाई। वह सब लोग राधिका को रूही के कमरे में आराम करने के लिए छोड़कर दूसरे कमरे में आ जाते हैं। आरुषि और सैम दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सरिता जी, बच्चों, मैं जानती हूँ तुम लोग रूही को बहुत मिस कर रहे हो, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें भी बहुत याद आती है रूही की, लेकिन राधिका हमारे साथ रह रही है तो उसे देखकर हमें रूही का हमारे आसपास होना महसूस होता है। सेम, हाँ, लेकिन फिर भी वह लड़की रूही की जगह कभी नहीं ले सकती। उसकी सिर्फ शक्ल ही रूही जैसी है और कुछ नहीं। आरुषि, हाँ, और मैं भी रूही की जगह किसी और लड़की को कभी नहीं दूंगी। सरिता जी, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो? राधिका सच में बहुत अच्छी लड़की है। आरुषि, होंगी वो अच्छी, पर हम उससे ज्यादा ना मिले वही हमारे लिए अच्छा रहेगा। सेम, मैं आरुषि की बात से सहमत हूँ, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ रूही की जगह आप किसी और लड़की को देने की कोशिश न करें तो ही अच्छा है। आप भी जानते हो कि वह रूही की जगह नहीं ले सकती। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अंकल आंटी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। बचपन से ही रूही आपके साथ रही है और कभी आपसे अलग नहीं हुई। उसके बिना रहना आपके लिए कितना मुश्किल है ये हम कभी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कोई और लड़की रूही की कमी कैसे पूरी कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। सेम, और वह भी सिर्फ इस वजह से कि उसके पास रूही का चेहरा है। उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, तुम दोनों की बातें ठीक है, लेकिन हमने भी बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया है, और अब तक कुछ भी तय नहीं है। हमने राधिका पर ही यह फैसला छोड़ रखा है कि वह हमारे साथ रहना चाहती है या नहीं। उसकी जिंदगी में भी बहुत कुछ हुआ है, हम उसे किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं करना चाहते। वह जो भी फैसला लेगी हमें मंजूर होगा, तो बेहतर यही होगा कि इस बारे में अब हम और कोई बात ना करें। सरिता जी, खास करके ऐसी कोई बात जिससे राधिका को दुख हो, क्योंकि उसने पहले से ही बहुत कुछ कहा है, अब हम उसे और दुखी नहीं होने दे सकते। आरुषि और सेम को समझ नहीं आता कि ये दोनों राधिका की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। शायद उन दोनों को ही राधिका से प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि राधिका बिल्कुल उनके दोस्त के जैसी दिख तो रही थी, लेकिन वह उनकी दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं थी। आरुषि, ठीक है, आप दोनों ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो जरूर कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। उद्धरण चिन्ह। सेम, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। सरिता जी, तुम लोग भी जल्दी समझ जाओगे बच्चों की यह कोई गलत फैसला नहीं था। आरुषि, ओके, तो अब हमें चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आरुषि और सैम वहां से जाने लगते हैं। सरिता जी, घर आते रहना बेटा, हमें अच्छा लगेगा। आरुषि और सैम हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर घर से चले जाते हैं। हालांकि सरिता जी चाहती थी कि वह दोनों एक बार राधिका से मिलते जाए, लेकिन फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राधिका ज्यादातर कमरे में ही रहती थी।
सिर्फ खाने के लिए बाहर आती, और कभी कभी तो वह खाना खाने के लिए भी नहीं आती थी। लेकिन मुकेश जी और सरिता जी अक्सर उससे मिलने जाते रहते थे, और जिस दिन वह खाना खाने नहीं आती तो सरिता जी उसके लिए कमरे में ही खाना भिजवा देती थी, और कभी कभी तो वह खुद खाना लेकर जाती और उसे अपने हाथों से भी खिलाती थी। राधिका भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, ट्रीटमेंट से काफी फर्क पड़ा था। उसकी चोट भी ठीक हो रही थी और उसके घाव भी भर चुके थे, लेकिन उसके मन पर जो चोट आई थी उसके घाव वह चाहकर भी नहीं मिटा पा रही थी। साथ ही उसके पैरों पर स्त्री से जलने के निशान हमेशा के लिए रह गए थे। काफी दिनों तक कमरे में यूं ही बैठे रहने से राधिका ने काफी कुछ सोचा था। इतना तो वह समझ चुकी थी कि अगर उसे उसका बदला लेना है तो पहले खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और खुद को काबिल बनना होगा। उसने मुंबई की न्यूज में देखा था कि मिस्टर परीख कंपनी, जो कि मिस्टर सर्वोत्तम परीख की कंपनी थी, जो कुछ सालों पहले बर्बाद हो चुकी थी, उसे उनके बेटे मिहिर परीख ने फिर से शुरू किया है, और वह कंपनी शुरू होते ही आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। ये न्यूज देखते ही राधिका का खून खोल उठा था। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि उनकी कंपनी के आसमान को छूने की वजह क्या थी। आखिरकार उन्होंने राधिका से उसके करोड़ों के शेयर्स छीन लिए थे, तो उन्हें फायदा तो होना ही था। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादू ने ये सब कैसे होने दिया। मिहिर ने सारे शेयर्स रख लिए और उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा। क्या उन्होंने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? लेकिन राधिका के ये सवालों के जवाब उसे देव से मिल चुके थे। उसके जाने के बाद मुंबई में घर पर क्या हो रहा था ये जानने के लिए राधिका ने देव से कहा था। देव ने वहां पर नजर रखने के लिए अपने आदमी भेज दिए थे, और उसी ने राधिका को सारी खबर दी थी। जैसा कि देव ने बताया, मिहिर बहुत चालाक निकला। उसने राधिका को दूर छोड़ने के बाद अगले दिन सुबह जाकर राधिका की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। उसने राधिका के दादू और रुद्र से भी यही कहा था कि राधिका खो गई है, वह कल रात घर पर आई ही नहीं। जब से दादू को पता चला था कि राधिका गायब है, उनकी तो जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई थी। मिहिर ने उनसे झूठी सिंपैथी पाने के लिए बहुत रोने धोने का नाटक किया, और राधिका के दादा उसके जाल में फंस भी गए। राधिका की डेड बॉडी तो नहीं मिली थी, लेकिन मिहिर और उसके डेड ने मिलकर पुलिस को खरीद लिया और यह साबित कर दिया कि राधिका के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन एक सवाल तो मिहिर के मन में भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधिका की बॉडी आखिर गई कहाँ। लेकिन उसने ये सोचकर उस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है उसे सुनसान जंगल जैसी जगह पर कोई जानवर उसकी बॉडी ले गया हो। कुछ वक्त बीत जाने के बाद मिहिर ने बहुत ही इमोशनल तरीके से दादाजी के साथ प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। उसने उनसे ये कहा कि राधिका ने बहुत वक्त पहले ही इन पेपर्स पर साइन कर रखी थी कि अगर उसे कुछ हो जाए तो हम सब मिलकर उसके शेयर्स किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, जिससे उसके पापा की मेहनत की कमाई बर्बाद ना जाए। मिहिर ने दादाजी के सामने इतना ड्रामा किया कि वह उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए। उन्हें लगा कि राधिका की मौत की वजह से मिहिर बहुत दुखी है, अगर वह कहीं बिजी हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और यही सोचकर उन्होंने मिहिर को नहीं रोका और वह जो चाहता था वह उसे करने दिया, और अंजाम सबके सामने था। मिहिर ने राधिका के सारे शेयर्स अपनी खुद की कंपनी के लिए यूज किए, यहाँ तक कि उसने कंपनी का नाम भी मिस्टर परीख कंपनीज रखा। उसने दादाजी को ये बताया कि उसने इस कंपनी का नाम खुद को और राधिका को मिलाकर लिखा है, मिहिर एंड राधिका परीख। लेकिन असल बात तो राधिका बहुत अच्छे से जानती थी कि यहाँ आर का मतलब राधिका नहीं बल्कि ऋतु है। एक दिन ऐसे ही राधिका अपने कमरे में बैठी थी तो सरिता जी जाकर उसे बताती है कि देव उससे मिलने आया है। राधिका उससे मिलने जाती है। देव के हाथ में एक बैग था। राधिका उस बैग को देखते ही पहचान लेती है। राधिका, ये बैग आपको कहाँ से मिला? उद्धरण चिन्ह। देव, ये बैग मेरे आदमी को आपके घर के गार्डन के कोने में पड़ा हुआ मिला। उन्होंने बताया कि यह किसी कचरे की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने ध्यान से देखा तो इस बैग पर आपका नाम लिखा था। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया और मैंने ये बैग यहाँ मंगवा लिया। मैम, क्या ये सच में आपका है? उद्धरण चिन्ह। राधिका उस बैग को अपने हाथ में लेती है और हाँ में सर हिलाती है। राधिका, थैंक यू सो मच, इसमें मेरा बहुत जरूरी सामान था, मुझे लगा कि मैंने इसे हमेशा के लिए को दिया। देव, कोई बात नहीं मैम, यह मेरी ड्यूटी है। अगर आपको मुझसे और कोई भी काम हो आप बेझिझक मुझे बता दीजिएगा। देव वहां से चला जाता है। राधिका वह बैग लेकर वापस कमरे में आ जाती है। कमरे में जाकर वह बैग को खोलती है। उसमें उसके कुछ कपड़े थे और साथ ही उसके मम्मी पापा की एक तस्वीर थी जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। उसी के साथ एक और तस्वीर भी थी जिसमें उसका पूरा परिवार था, उसके मम्मी पापा, रूडी और उसके दादू भी। बैग के अंदर एक बॉक्स था जिसके अंदर एक बहुत ही प्यारा छोटा सा नेकलेस था। ये नेकलेस राधिका की माँ का था। इसके अलावा बैग
में कुछ पैसे और बाकी का जरूरी सामान था, लेकिन इन सब के अलावा भी एक चीज थी जो राधिका के लिए बहुत जरूरी थी, उसके पापा की डायरी। राधिका के पापा को हमेशा से ही डायरी लिखने का बहुत शौक रहा था। वह उसमें अपनी सारी बातें लिखते थे। उन्होंने अपनी शादी की, अपने करियर की और अपने बच्चों की बातें भी लिखी थी। राधिका को अपने पापा की डायरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उसे बहुत सुकून मिलता था। राधिका वह तस्वीर और उस डायरी को अपने हाथ में लेकर उसे गले लगा कर रोने लगती है। थोड़ी देर तक वह ऐसे ही अपने सामान के साथ जमीन पर बैठी रहती है और फिर उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। तभी हीरा काकी उन्हें बुलाने आती है और वह उनके साथ नीचे डिनर के लिए चली जाती है। 14 रू इंडस्ट्री। आज भी डिनर के वक्त हमेशा की तरह राधिका बहुत शांत थी। हीरा काकी, अरे रूही बेबी, आप इतना चुप चुप क्यों हो? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो आपने हंसना कूदना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है? रामू काका, हाँ रूही बेबी, इतना टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है, इससे आपकी तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो आप अब सोचना बंद कीजिए और ये लीजिए, मैंने आपके फेवरेट गुलाब जामुन बनाए हैं, जल्दी से चख बताइए कैसे बने हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका अपनी प्लेट में से गुलाब जामुन खाने लगती है। यूं तो उसे गुलाब जामुन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। क्या यूं कहे कि उसे कुछ भी मीठा ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन वह रामू काका का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए चुपचाप खाने लगी। सबको खाना परोसकर रामू काका और हीरा काकी वहां से चले जाते हैं बाकी का काम देखने के लिए। उनके जाते ही मुकेश जी राधिका कहते हैं, मुकेश जी, काफी वक्त बीत चुका है बेटा, और अब तुम्हारी तबीयत में भी काफी सुधार है। क्या तुमने कुछ सोचा है कि क्या करना है, कैसे करना है? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, हाँ राधिका, तुम पूरा दिन बस कमरे में रहती हो, अकेले बैठी रहती हो, किसी से ज्यादा कुछ बात नहीं करती। कभी हमें भी बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमें अपना समझो प्लीज। राधिका, आई एम सॉरी बड़ी माँ, मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हो रही है। और बड़े पापा, सच कहूं तो सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं। उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, कैसी शुरुआत करना चाहती हो तुम? उद्धरण चिन्ह। राधिका, दरअसल मैं मुंबई में बिजनेस स्टडीज के लिए पढ़ाई करी है, मेरी उसमें काफी दिलचस्पी है और मुझे भरोसा है कि मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकती हूँ। मुझे बस खुद का कोई बिजनेस शुरू करना है, अपना नाम बनाना है, खुद को इतना काबिल बनना है कि अपनों ने जो धोखा दिया है उसका सुध समेत बदला ले सकूं। बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, अरे बस इतनी सी बात, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। राधिका, सच में? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, हाँ, तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए कोई कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम हमारी रूह इंडस्ट्री में ही काम करो तो कैसा रहेगा? तुम कुछ वक्त के लिए वहां प्रैक्टिस कर सकती हो और इसके बाद फिर तुम पूरी कंपनी संभाल लेना। वैसे भी रूही इस पूरी इंडस्ट्री की इकलौती हकदार थी और हम चाहते थे कि रूही इस कंपनी को संभाले, मगर उसे बिजनेस में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए तो उसने आरुषि के साथ डिजाइनिंग की कॉलेज ज्वाइन की थी। लेकिन अब रूही ना सही, मगर तुम तो इस इंडस्ट्री को संभाल ही सकती हो ना। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर राधिका चौंक गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। उसे नहीं पता था कि यह लोग उस पर इतना भरोसा करते हैं। राधिका, बड़े पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी कंपनी में काम करने तक ठीक है, लेकिन आप पूरी इंडस्ट्री की जिम्मेदारी मुझ पर कैसे सौंप सकते हो? मैं तो एक पराई लड़की हूं, आप मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, खबरदार, अगर आगे से यह बात फिर से कही है तो। किसने कहा तुम पराए हो? हमने तुम्हें सिर्फ इस घर में ही नहीं, अपने दिल में भी जगह दी है। हम तो अपनी बच्ची की तरह तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन तुमने खुद को पराया बताकर हमें बहुत दुख पहुंचाया है। मुकेश जी, हाँ राधिका, हमने सोच समझकर ही फैसला लिया है, वैसे भी मेरे बाद इस इंडस्ट्री को संभालने वाला कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्या रूही का कोई भाई बहन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, है। रूही के दो भाई हैं, करण और आशीष। वह दोनों मेरे छोटे बेटे के लड़के हैं, लेकिन वह लोग इंडिया में नहीं रहते। मेरा छोटा बेटा यानी कि रूही के चाचा शादी होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में ही रहे हैं। हमारा बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में भी था, वह वही का बिजनेस संभालने लगा। उनके दोनों बेटे वही बड़े हुए। हाँ, कभी कभार हमसे मिलने वह लोग यहाँ आते रहते हैं। करण और आशीष दोनों ही रूही से बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस तो मैंने उनके नाम कर दिया, लेकिन इस पूरी इंडस्ट्री को रूही के पापा ने अपनी मेहनत से खड़ा किया था और इसकी हकदार सिर्फ और सिर्फ रूही थी और कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, अब रूही नहीं रही, लेकिन क्या तुम उसके बदले उसके पापा की इंडस्ट्री को संभालना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह।
राधिका, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं रूही की जगह लूं और उसके बदले आपकी कंपनी में काम करूं? मेरी अपनी पहचान तो वैसे भी मर चुकी है, इसका मतलब मुझे रूही की पहचान के साथ जीना होगा। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, नहीं बेटा, हमारा वह मतलब नहीं था। तुम्हारी अपनी पहचान कभी मर नहीं सकती, हमने तो बस तुम्हें एक सुझाव दिया। क्योंकि अगर तुम ऐसे ही पूरा दिन कमरे में बैठी रही तो डिप्रेशन में भी जा सकती हो। डॉक्टर ने तुम्हें बाहर घूमने फिरने की सलाह दी है और किसी काम में खुद को बिजी रखने के लिए कहा है। मुकेश जी, मैं कंपनी का चेयरमैन हूं, मगर हमारी कंपनी को एक अच्छे सीईओ की जरूरत है। अब मेरी भी उम्र हो रही है, मैं ज्यादा वक्त तक कंपनी को नहीं संभाल सकता। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम कल ही जाकर सीईओ की कुर्सी पर बैठ जाओ, तुम पहले प्रैक्टिस के लिए आ सकती हो, सारा काम सीखो। अपने साथ काम कर रहे वर्कर्स का विश्वास जीतो, खुद को काबिल बनाओ। और इन सब के लिए बहुत मेहनत चाहिए। राधिका, मैं मेहनत करने से कभी डरती नहीं हूँ बड़े पापा, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्या आप दोनों सच में श्योर है अपने इस फैसले से? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, हमें अपने लिए हुए फैसले का कोई पछतावा नहीं होगा। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों करते हो आप दोनों मुझ पर इतना भरोसा? मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं थी, मगर फिर भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। सरिता जी उसके पास आकर उसके माथे पर किस करते हुए बोलती है। अब हम अपनी बच्ची पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? भगवान ने हमारी एक बेटी तो हमसे छीन ली, लेकिन बदले में एक और प्यारी सी बेटी दी है हमें, और हम उसे दुखी नहीं देखना चाहते। मुकेश जी, मैं सरिता की बात से एकदम सहमत हूँ। जैसे तुम अकेली थी वैसे ही रूही के जाने के बाद हम दोनों भी बहुत अकेले हो गए थे, क्योंकि हमारा परिवार बस इतना ही था। लेकिन अब तुम आ गई हो तो हमें वह कमी महसूस नहीं होती। सरिता जी, मेरे बड़े बेटे और बहू की मौत के बाद बस हमारा ये छोटा सा परिवार ही रह गया था। हम फिर से इस घर को सुना होते हुए नहीं देख सकते। मुकेश जी, तुम जितना चाहे उतना वक्त ले सकती हो, अच्छे से सोचो और जो भी फैसला लो मुझे बता देना। और अगर तुम्हें रूही के नाम के साथ जीने में दिक्कत हो रही है तो तुम हमें वह भी बता देना। हम जबरदस्ती रूही की पहचान तुम पर नहीं थोपेंगे, तुम हमेशा के लिए राधिका बनकर ही रह सकती हो। दुनिया वालों को हम रूही की मौत के बारे में सब कुछ सच सच बता देंगे। इतना कहकर वह दोनों डिनर करके वहां से चले जाते हैं। राधिका भी वापस कमरे में चली जाती है। इस वक्त उसके दिमाग में एक साथ बहुत से ख्यालों की लहरें दौड़ रही थी। वह अपने पापा की डायरी लेकर बिस्तर पर बैठ जाती है और उसकी नजरें एक पन्ने पर आकर रुक जाती है। उस पन्ने पर किसी छोटी बच्ची की तस्वीर थी जो दिखने में कुछ कुछ 1 साल की लग रही थी। उससे तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, मेरी गुड़िया। ये तस्वीर राधिका की तो बिल्कुल नहीं थी। उसे तस्वीर के दूसरे पन्ने पर इस बच्ची के बारे में भी लिखा हुआ था। राधिका को जब ये डायरी मिली थी तभी उसने इसे पढ़ लिया था और उससे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मम्मी पापा ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाए। ये तस्वीर थी राधिका के मम्मी पापा की सबसे बड़ी बेटी की। जी हाँ, राधिका की एक बड़ी बहन भी है, मतलब थी। इस वक्त वह कहाँ है, कोई नहीं जानता। राधिका के पापा ने इस डायरी में उसके बारे में लिखा हुआ था। इस बच्ची का नाम था रोशनी। जब रोशनी पैदा हुई उसके 1 साल बाद राधिका के मम्मी पापा उसे लेकर दिल्ली किसी काम से गए थे। वहां पर मॉल में जब वह लोग शॉपिंग कर रहे थे तब अचानक से आग की वजह से काफी भाग दौड़ मच गई थी और इस चक्कर में रोशनी उनसे अलग हो गई। उस वक्त काफी भीड़ हो गई थी। आग की वजह से हर तरफ धुआं धुआं फैला हुआ था। ऐसे में रोशनी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और हर एक जगह उसे ढूंढा, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिली। उन्होंने वहां की पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उस आग में काफी लोगों की मौत हो गई थी। आखिर में पुलिस ने भी हाथ ऊपर कर दिए और सब ने मान लिया कि शायद रोशनी भी उस आग में। बस उस दिन रोशनी उनसे हमेशा के लिए अलग हो गई। इस हादसे के 2 साल बाद राधिका पैदा हुई और फिर रुद्र। लेकिन उन्होंने कभी भी राधिका और रुद्र से रोशनी के बारे में जिक्र नहीं किया, न ही घर में रोशनी की कोई यादें थी। जब राधिका ने अपने पापा की डायरी पढ़ी तब जाकर उसे पता लगा कि उसकी कोई बड़ी बहन भी थी। और पता नहीं क्यों मगर राधिका का दिल नहीं मान रहा था कि रोशनी उस आग में मर गई। उसे लगता था कि रोशनी शायद खो गई है और एक ना एक दिन उसे जरूर मिलेगी। बस इसीलिए वह इस डायरी को हमेशा अपने पास रखती थी। यह उसके परिवार का एक बहुत बड़ा राज था। काफी देर तक रोशनी की तस्वीर को निहारने के बाद वह डायरी को फिर से अंदर रख देती है। आज जो मुकेश जी ने उससे बातें कही थी उसके बारे में सोचने लगती है। उसे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, मगर फिर भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम करना और फिर उसकी वारिस बनना,
ये बहुत बड़ी बात थी, पर अगर वह ऐसा करती है तो फिर उसे हमेशा के लिए रूही बनकर ही जीना होगा। उसके मन में इस वक्त सिर्फ एक ही जुनून था, उसका बदला। वो मिहिर को बर्बाद करना चाहती थी, और उन लोगों ने उसे जितना दर्द दिया था उससे कई ज्यादा दर्द वह उन्हें देना चाहती थी। आखिरकार बहुत कुछ सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया था। वह उठकर सरिता जी और मुकेश जी के कमरे की तरफ जाती है। सरिता जी और मुकेश जी उसके बारे में ही बात कर रहे थे। उसे देखकर वह खुश हो जाते हैं और उसे अंदर आने को कहते हैं। सरिता जी, अंदर आओ। राधिका, बाहर क्यों खड़ी हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका अंदर जाती है। इतने दिनों में आज वह पहली बार उनके कमरे में आई थी। उनका कमरा भी काफी बड़ा और आलीशान था। राधिका उनके पास जाकर बैठती है, तभी उसकी नज़र सामने की दीवार पर जाती है। वहां बहुत सारी तस्वीर लगी हुई थी। वह एक एक तस्वीर को ध्यान से देखती है और फिर एकदम से चौंकते हुए उठ जाती है। वह तुरंत भागकर उस तस्वीर के करीब जाती है। राधिका को इतना घबराया हुआ देखकर सरिता जी और मुकेश जी भी घबरा जाते हैं। सरिता जी, क्या हुआ राधिका? तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? कोई परेशानी है क्या? उद्धरण चिन्ह। लेकिन राधिका उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वह कमरे से बाहर भाग जाती है। मुकेश जी, क्या हो गया है उसे? ऐसे अचानक से वह भाग क्यों गए कमरे से? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, चलिए जल्दी से हम जाकर देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। 15 रूही, राधिका की बहन। राधिका भागते हुए सीधे अपने कमरे में पहुंचती है और सीधे बेड पर गिर जाती है। वो खुद से ही बातें कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? वह तो, एक मिनट, अस्पताल में बड़ी माँ ने कहा था कि रूही उनका अपना खून नहीं है। रूही की माँ पुलिस में थी और उन्हें रूही किसी बंद फैक्ट्री में मिली थी। उनके मुताबिक किसी ने रूही को किडनैप किया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर यह सच है तो इसका मतलब, उद्धरण चिन्ह, वो कमरे में लगी रूही की बड़ी सी तस्वीर के आगे खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। वो जोर से चिल्लाती है, तुम मेरी बहन हो, तुम ही रोशनी हो, लाउडली क्राइंग। वह रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ जाती है। सरिता जी और मुकेश जी भी अब तक कमरे में आ चुके थे। वह राधिका को ऐसे जमीन पर बैठकर रोते हुए देखते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत उसे संभालते हैं। सरिता जी, क्या हुआ राधिका? तुम ऐसे बैठकर रो क्यों रही हो? पर तुम कमरे से अचानक ऐसे भागकर क्यों आ गई? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, हाँ, हमारे कमरे में जो रूही की तस्वीरें लगी है, तुम उन्हें देखकर इतना घबरा क्यों गई? राधिका, रूही, वह रोशनी है, रूही ही रोशनी है, लाउडली क्राइंग। सरिता जी और मुकेश जी एक साथ, रोशनी? कौन रोशनी? उद्धरण चिन्ह। राधिका, मेरी बहन, लाउडली क्राइंग। उसकी बात सुनकर सरिता जी और मुकेश जी दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। सरिता जी, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे पॉसिबल है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, एक बात बताए, रूही की माँ को रूही कहाँ से मिली थी? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, दिल्ली में किसी बंद फैक्ट्री में। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राधिका और जोर से रोने लगती है। मुकेश जी, मगर देव ने बताया उस हिसाब से तुम्हारी तो कोई बहन ही नहीं है ना, तुम्हारा सिर्फ एक छोटा भाई है। राधिका, नहीं, मेरी एक बड़ी बहन थी, लेकिन वह 1 साल की थी तभी लापता हो गई थी और फिर वापस कभी नहीं मिली। मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं आपको सबूत दिखा सकती हूँ। चलिए मेरे साथ। राधिका तुरंत उठकर अपने पापा की डायरी उठाती है, पर मुकेश जी और सरिता जी को अपने साथ लेकर वापस उनके कमरे में पहुंच जाती है। वहां जाकर वह फिर से रूही की सारी तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है और फिर उसकी नजरें एक तस्वीर पर आकर रुकती है। उस तस्वीर पर हाथ रखते हुए पूछती है, ये वाली तस्वीर कब की है? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, यह उस वक्त की है जब रूही हमें मिली थी और हम लोगों ने उसे गोद लिया था। उस वक्त रूही 1 साल की थी। राधिका ये सुनकर अपने पापा की डायरी खोलती है और उसमें से रोशनी की तस्वीर निकालकर उन दोनों को दिखाती है। सरिता जी और मुकेश जी, इस तस्वीर में तो रूही है, तुम्हारे पास रूही की फोटो कैसे आई? राधिका, यह मेरी बहन की फोटो है जब वह 1 साल की थी और उसका नाम है रोशनी। राधिका की बात सुनकर मुकेश जी और सरिता जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मुकेश जी, इसका मतलब तुम्हारी बहन जो लापता हो गई थी वह और कोई नहीं बल्कि रूही थी, लेकिन क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, भगवान भी कैसा कमाल करते हैं, तुम्हें भेजा भी तो अपनी ही बहन के घर, जो इतने सालों पहले तुम लोगों से बिछड़ गए थी। राधिका, मेरे पापा ने इसमें लिखा है कि उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वह उन्हें कहीं नहीं मिली। आखिर में सबने मान लिया कि रोशनी शायद मर चुकी है और अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आई, मुकेश जी और सरिता जी एक साथ क्या? उद्धरण चिन्ह।
राधिका, यही कि जैसा पापा ने लिखा है उस हिसाब से मेरी बहन दिल्ली के एक मॉल में से खो गई थी जहां आग की वजह से बहुत भागदौड़ मच गई थी, लेकिन आप लोगों को वह एक बंद फैक्ट्री में मिली जहां पर उसे किडनैप करके रखा गया था। इसका मतलब मेरी बहन एक्सीडेंट की वजह से खोई नहीं थी, उसका किडनैप हुआ था। मगर क्यों? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मगर 1 साल की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, और वह भी मुंबई से इतना दूर दिल्ली में, क्या तुम्हारे पापा की किसी से कोई भी दुश्मनी थी? उद्धरण चिन्ह। राधिका, नहीं, मेरे पापा बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। वह हमेशा सबकी मदद करते थे और सब लोग उनकी बहुत इज्जत भी करते थे। उनका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। आज एक बहुत बड़ी बात उनके सामने आई थी, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था, लेकिन सारे सबूत तो यही कह रहे थे। राधिका को एक तरफ बहुत खुशी भी हो रही थी कि आखिरकार उसे उसकी खोई हुई बहन मिल ही गई, मगर खुशी से ज्यादा उसे कई गुना दुख हो रहा था, क्योंकि वह चाहकर भी अब अपनी बहन से नहीं मिल सकती थी। राधिका, हे भगवान जी, इतने निर्दयी कैसे हैं आप? आज कितने सालों बाद मुझे मेरी बहन के बारे में पता चला। मुझे वह मिल गई, मगर क्या फायदा जब मैं उसे गले लगा कर रो नहीं सकती। मैं तो उसे ये भी नहीं बता पाई कि मैं उसकी छोटी बहन हूँ। काश काश मैं उससे मिल पाती, उसे बता पाती कि उसका परिवार था और पापा मम्मा उसे कितना मिस करते थे। मुकेश जी और सरिता जी को राधिका पर बहुत तरस आ रहा था। सरिता जी, हे भगवान, तू क्यों इतनी परीक्षा ले रहा है इस बच्ची की? ऐसा क्या गुनाह किया है इसने? प्लीज इसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। राधिका कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती थी तो वह उनसे रिक्वेस्ट करती है तो सरिता जी और मुकेश जी उसे कमरे में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। पूरी रात राधिका रोती रहती है, उसकी आंखें भी रोने की वजह से सूज गई थी। सुबह 5 बजे जाकर उसकी नींद लगती है और वह गहरी नींद में सो जाती है। अगली सुबह उठकर वह पहले रूही की तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है, कुछ देर से यूं ही देखती है और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वह फ्रेश होकर नीचे पहुंचती है तो सरिता जी और मुकेश जी वही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। राधिका वहां जाती है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करके अपनी जगह पर बैठती है। सरिता जी, तुम अब ठीक महसूस कर रही हो ना? उद्धरण चिन्ह। राधिका, मैं ठीक हूँ। मुकेश जी, सॉरी बेटा, कल इतना कुछ हो गया, उसके बाद ये पूछना मुझे सही तो नहीं लग रहा, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि कल डिनर के वक्त हमने जो बात की थी। उद्धरण चिन्ह। राधिका, मैं तैयार हूँ बड़े पापा। मैं रू इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत मेहनत करूंगी और इस कंपनी के काबिल बनूंगी। बस मेरी एक शर्त है। सरिता जी और मुकेश जी एक साथ, कैसी शर्त? उद्धरण चिन्ह। राधिका, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज से, बल्कि अभी से, राधिका का जिक्र कहीं भी नहीं होगा। सरिता जी और मुकेश जी एक साथ, क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। राधिका, मतलब ये कि आज से राधिका मर चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं आज से रूही बनकर जीना चाहती हूँ। मैं आज से सिर्फ और सिर्फ रूही अग्रवाल हूँ। मुकेश जी, मगर यह बहुत ही बड़ा फैसला है, क्या तुम श्योर हो राधिका? उद्धरण चिन्ह। राधिका, राधिका नहीं बड़े पापा, रूही। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, लेकिन बेटा तुमने अचानक से ऐसा फैसला क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्योंकि मैं जिंदा होते हुए भी सबके लिए मर चुकी हूँ, और रूही मेरी बहन, वह इस दुनिया में नहीं है, मगर उसके चाहने वालों के दिल में वह आज भी जिंदा है। सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं मेरी बहन की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे मेरी पहचान नहीं चाहिए। सरिता जी और मुकेश जी दोनों ही उसके फैसले से सहमत हो जाते हैं। वह दोनों राधिका के इस फैसले के बारे में आरुषि और सैम को भी बताते हैं, मगर वह दोनों कुछ खास रिएक्ट नहीं करते। राधिका को भी थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि आरुषि और सैम उस दिन के बाद कभी भी घर नहीं आए थे। ऐसा लगता था जैसे वह दोनों राधिका को देखना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इस बारे में ज्यादा सोचना राधिका ने ठीक नहीं समझा। राधिका, वह दोनों कब तक मुझसे दूर भागेंगे? मैं उनसे दोस्ती करना चाहती हूँ। सरिता जी, उन्हें थोड़ा वक्त दो राधिका। दोस्त को खोने का जख्म अभी बहुत गहरा है, इतनी आसानी से नहीं मिटेगा। मुकेश जी, ठीक है तो राधिका, क्या तुम कल से ऑफिस ज्वाइन करना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। राधिका, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही और मैं आप दोनों से बात भी नहीं कर रही। सरिता जी, अरे यह अचानक से क्या हो गया तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, और हमसे बात क्यों नहीं करना चाहती? हमने क्या किया है? राधिका, यह क्या आप लोगों ने कब से राधिका राधिका लगा रखा है? मैं कोई राधिका नहीं हूँ। राधिका श्रॉफ मर चुकी है, मैं रूही हूँ। रूही अग्रवाल। आप लोग मुझे रूही क्यों नहीं बुलाते? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, अच्छा, रूही बच्चा, हमें माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी।
मुकेश जी, अब तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे हमारी रूही लौट आई है। राधिका उन दोनों को गले लगाते हुए बोलती है, मैं आपकी रूही ही हूँ और ये रूही आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। 16 ऑफिस ज्वाइनिंग। राधिका ने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। उसकी तबीयत भी अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, तो उसने अगले दिन से ही ऑफिस जाना डिसाइड किया। मुकेश जी भी इस बात से राजी थे। अगले दिन सुबह जब सरिता जी राधिका यानी कि रूही को उठाने गई तो उन्होंने देखा कि राधिका तो तैयार हो चुकी थी। उसने सलवार कमीज पहन रखा था और बहुत ही सिंपल तरीके से बाल बने हुए थे। सरिता जी ये देखकर उसके पास जाकर रहती है, और फिर तुम हमें डांटोगी कि हम तुम्हें रूही कहकर नहीं पुकारते। अब तुम रूही जैसी लग ही नहीं रही तो हम तुम्हें कैसे रूही बुला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका, मतलब मैं समझी नहीं। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, अरे मतलब ये कि रूही ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, वह कभी कभार किसी फंक्शन में ही ट्रेडिशनल पहना करती थी, वरना वह हमेशा वेस्टर्न में ही रहती थी। ऊपर से आज तुम कंपनी में जा रही हो काम के लिए, तो तुम्हें अपने आप को एकदम प्रोफेशनल लुक में तैयार करना चाहिए। राधिका कुछ सोचकर कहती है, आपकी बात तो सही है, मुझे भी यही लगा कि वह वेस्टर्न कपड़े ही पहनती थी, मगर मैं क्या करूं, मेरे पास वैसे कोई कपड़े नहीं है ऑफिस में पहनने के लिए। सरिता जी, अरे किसने कहा कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, आओ दिखाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर सरिता जी कमरे के वार्डरोब के पास जाती है और उसे खोल देती है। वार्डरोब को देखकर राधिका की आंखें खुली की खुली रह जाती है। राधिका, यह क्या बड़ी माँ, इतने सारे कपड़े। यहाँ तो इतने कपड़े हैं कि साल के हर एक दिन अलग अलग पहन सकते हैं। लगता है मेरी बहन को कपड़ों का काफी शौक था। सरिता जी, हम सिर्फ कपड़ों का ही नहीं, उसे हर एक चीज का शौक था। उसके पास इन सारे कपड़ों से मैचिंग जूते और सैंडल भी है, और साथ ही ज्वेलरी और मेकअप की भी कोई कमी नहीं है इनके कमरे में। तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, और वह भी बहुत सी वैरायटी में। पूरा मॉल जमा कर रखा था महारानी ने अपने कमरे में। उनकी बात सुनकर राधिका हंसने लगती है। राधिका को हंसता देख सरिता जी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि राधिका बहुत कम हंसती थी। सरिता जी, ठीक है, तो अब तुम इनमें से कोई भी कपड़े पसंद करके पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। हम तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। राधिका, ठीक है बड़ी माँ, मैं अभी आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी वहां से चली जाती है और राधिका वार्डरोब के सामने कंफ्यूजन लेकर खड़ी हो जाती है। यार अजीब मुसीबत है, पहले कपड़े नहीं थे तो परेशानी थी कि क्या पहनूं, और अब इतने सारे कपड़े हैं तो भी परेशानी है कि कौन सा वाला पहनूं। राधिका एक एक करके सारे कपड़ों को देखने लगती है, और फिर उसमें से कुछ कपड़े चूज करके उन्हें ट्राई करके आती है, और फिर मिरर के सामने खुद को देखती है। वह बहुत ही कूल और एकदम मॉडर्न लग रही थी, एकदम स्टाइलिश, जैसी रूही तस्वीरों में लगती है बिल्कुल वैसी। लेकिन शीशे में अपने बालों को देखकर उसे याद आया कि कैसे बेरहमी से ऋतु ने उसके बाल काट दिए थे, वरना उसके बाल तो बहुत ही घने लंबे और सुंदर थे। लेकिन वह अपनी आंखों में आए हुए आंसू को पोंछकर खुद को स्ट्रांग बनाती है और अपने बालों को अच्छे से संवार लेती है, और फिर बस हल्का सा मेकअप करती है, क्योंकि उसे तस्वीर में भी रूही के चेहरे पर ज्यादा मेकअप नहीं लग रहा था। फाइनली जब वह रेडी होकर नीचे पहुंचती है तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। हीरा काकी, क्या बात है रूही बेबी, आज तो आप बहुत ही बढ़िया लग रही हो, काफी वक्त बाद आपको ऐसे देखा है, वरना आपने तो तैयार होना बिल्कुल छोड़ ही दिया था। राधिका, थैंक यू हीरा काकी। रामू काका, ऑफिस के पहले दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूही बेबी, दिल लगाकर काम करना और खूब मेहनत करना। राधिका आगे जाकर उन दोनों का आशीर्वाद लेती है। वह दोनों भी खुशी खुशी उसे आशीर्वाद देते हैं। मुकेश जी जब कमरे से हॉल में आते हैं और उनकी नजर राधिका पर पड़ती है तो वो एक पल को भूल जाते हैं कि यह रूही नहीं राधिका है। मुकेश जी, अरे रूही। उद्धरण चिन्ह। लेकिन फिर उन्हें एकदम से कुछ याद आता है और वह चुप हो जाते हैं। राधिका आगे बढ़कर रहती है, हाँ बड़े पापा, क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी का कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा आगे जाकर उनके कान में धीरे से कहती है, आज तो आपके मुंह से मुझे देखकर अनायास ही रूही निकल गया। मतलब ये तय है कि मैं सचमुच एकदम रूही की तरह देख रही हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे राधिका के बदले रूही बुलाया। मुकेश से उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं। सरिता जी, चलो रूही आ जाओ, जल्दी से नाश्ता खत्म कर लो, फिर मुकेश जी के साथ ही कंपनी चले जाना। राधिका, ठीक है बड़ी माँ। वो सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और फिर राधिका मुकेश जी के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ देर में ही वह लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस के लोग रूही को पहले से ही जानते थे, तो रूही का ऑफिस आना उन्हें कोई नई बात नहीं लगी। सब ने रूही को गुड मॉर्निंग विश किया
रूही ने भी सबको स्माइल के साथ विश किया। और इस तरह ऑफिस में रूही के पहले दिन की शुरुआत हुई। ऐसे ही दिन बीते गए और राधिका ने धीरे धीरे ऑफिस का सारा काम सीख लिया था। वह बहुत ही मेहनत और लगन से सारा काम सीख रही थी। मुकेश जी इस बात से काफी खुश थे कि वह बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख रही है। उन्हें राधिका के अंदर एक अच्छी सीईओ बनने की सारी काबिलियत नजर आ रही थी। अब राधिका ऑफिस की कुछ मीटिंग भी अटेंड करने लगी थी और वह सारी मीटिंग में काफी अच्छी प्रेजेंटेशन भी देती थी। ऑफिस में सब लोग उसके काम से काफी ज्यादा खुश थे। यूं ही दिन बीतते रहे। राधिका अब अपने दर्द को अपने चेहरे पर नहीं आने देती थी। वह पूरा दिन ऑफिस में बिताती और रात को घर आती। सरिता जी और मुकेश जी के साथ वो कुछ देर बातें कर लिया करती थी, मगर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। सरिता जी और मुकेश जी को भी अब उसे रूही बुलाने की आदत हो चुकी थी और राधिका को भी खुद के लिए रूही नाम सुनने की आदत हो गई थी। उसने बहुत ही कम वक्त में खुद को काफी हद तक बदल दिया था। अब उसकी स्टाइलिंग को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह वही पुरानी सिंपल सी रहने वाली राधिका है जिसे स्टाइल से कोई लेना देना नहीं था। राधिका के लिए भी अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। सरिता जी और मुकेश जी के साथ रहना, ऑफिस में काम करना, रूही की पहचान के साथ जीना और खुद को हमेशा कॉन्फिडेंट रखना। लेकिन एक चीज थी जो अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। आरुषि और सेम, वो दोनों राधिका से बात करने की कोशिश ही नहीं करते थे। अगर राधिका सामने से बात करने की कोशिश करती तो ज्यादातर उसे अवॉइड कर देते थे। अब राधिका भी थक चुकी थी तो वह भी ज्यादा कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि उसे खुद अब दोस्ती पर भरोसा नहीं रहा था। उसने जिसे सबसे अच्छी दोस्त माना था उन्होंने ही उसकी जिंदगी खराब करी थी, तो वह कैसे दोस्ती में विश्वास रख पाती। लेकिन कहीं ना कहीं वह ये भी जानती थी कि रूही आरुषि और सेम की दोस्ती वैसी नहीं थी। उनकी दोस्ती बहुत खास थी और वह तीनों एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। खैर ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब राधिका अपने काम में माहिर हो चुकी थी और उसने कंपनी को हैंडल करना भी शुरू कर दिया था। वह किसी पर भी बॉस होने का रुआब नहीं जमाती थी, लेकिन ज्यादातर किसी से बात भी नहीं करती थी। उसे सिर्फ काम से मतलब था और यही वजह थी कि ऑफिस के कुछ लोग उसे रूड और एटीट्यूड वाली बुलाते थे, मगर राधिका को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सुबह राधिका जब तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आई तो उसने देखा कि आरुषि और सैम आए हुए थे। पता नहीं क्यों मगर वह उन दोनों को देखकर खुश हो गई। राधिका, अरे तुम दोनों कब आए? काफी सही वक्त पर आए हो, चलो साथ में नाश्ता करते हैं। सेम, नहीं हम घर से नाश्ता करके आए हैं, वैसे पूछने के लिए शुक्रिया। उद्धरण चिन्ह। राधिका, अच्छा कोई बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, काफी दिनों बाद घर आए हो बेटा, तुम लोग तो जैसे हमें एकदम भूल ही गए हो, कभी मिलने भी नहीं आते। सेम, अरे आंटी आज आए तो है स्पेशली आपसे मिलने। सरिता जी, अच्छा बेटा स्पेशली मुझसे मिलने आए हो, मस्के मत मारो अब। सेम, अरे मैं मस्के नहीं मार रहा। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अरे आंटी भला ऐसा हो सकता है कि आपका बर्थडे हो और हम आपसे मिलने ना आए? उद्धरण चिन्ह। सेम, यस, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे आंटी। आरुषि, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आंटी। राधिका, क्या आज बड़ी माँ का बर्थडे है? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी उसे देखकर हाँ में सर हिला देते हैं। राधिका, अरे और आपने मुझे बताया भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, अरे रूही, इस उम्र में ये बर्थडे कौन याद रखना है? मुझे तो खुद याद नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है। इन बच्चों को पता नहीं ये सब चीजें बहुत याद रहती है। आरुषि, यह क्या आंटी, आप इन्हें रूही बुलाती है? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, हाँ ये हमारी रूही ही है, अब से हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगी। उनकी बात सुनकर आरुषि और सैम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राधिका उन्हें देखकर समझ जाती है कि उनके मन में क्या चल रहा है। राधिका, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं कोई पैसे या जायदाद की लालची नहीं हूँ। मुझे बस परिवार और प्यार की जरूरत थी जो मुझे बड़ी माँ और बड़े पापा से मिला, इसलिए मैंने हमेशा इनके साथ रहने का फैसला लिया है। सेम, तो फिर रूही बनकर क्यों? अपने खुद के नाम से क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। राधिका, मेरा नाम रूही है, रूही अग्रवाल। राधिका कुछ महीनों पहले ही मर चुकी है। आरुषि, अचानक से ऐसा फैसला क्यों? उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्योंकि राधिका जिंदा होते हुए भी सबके लिए मर चुकी है, उसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं है। रूही इस दुनिया में नहीं है, मगर उसके चाहने वालों के दिल में वह अभी भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। मैं उसके चाहने वालों को दुखी नहीं करना चाहती और इसीलिए मैं रूही की जिंदगी जीना चाहती हूँ। आरुषि और सैम रूही की बात का कोई जवाब नहीं देते और सबको बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। सरिता जी उन्हें साथ में नाश्ता करने के लिए बहुत फोर्स करती है, मगर वह दोनों नहीं मानते, तो सरिता जी दुखी होकर बोलती है, रूही के जाने के बाद कितने बदल गए हैं ये दोनों।
पहले तो जब देखो तब यही हमारे घर पर ही रहते थे, पर आप तो जैसे इन्होंने आना ही बंद कर दिया है। अब तो पहले जैसी शैतानियां करना भी बंद कर दी है इन्होंने। पता नहीं कब सब कुछ पहले जैसा होगा। राधिका, आप दुखी मत होइए बड़ी माँ, इन्हें अपनी दोस्त के जाने का दुख है और वह मुझे रूही के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं उनकी एक दोस्त बन ही सकती हूं ना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे दोस्ती करने की कोशिश करूंगी। और फिर राधिका आगे जाकर सरिता जी के पैर छूती है। जन्मदिन मुबारक हो बड़ी माँ। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी मुस्कुराते हुए कहती है, खुश रहो बेटा। और फिर राधिका ऑफिस के लिए निकल जाती है। 17 अक्षत खुराना दिल। ऑफिस में अपने केबिन में पहुंचकर राधिका तुरंत किसी को कॉल लगाती है। हेलो मिस्टर त्रिपाठी, जल्द से जल्द मेरी केबिन में आइए। जी मैम। कॉल कट हो जाता है और अगली 5 मिनट में मनोज त्रिपाठी राधिका के सामने हाजिर होता है। मनोज त्रिपाठी इस ऑफिस का मैनेजर था। मनोज, यस मैम, आपने बुलाया। उद्धरण चिन्ह। रूही जी, आज का शेड्यूल क्या है? उद्धरण चिन्ह। मनोज, आज दोपहर 2 बजे राकेश मुखर्जी की कंपनी के साथ लंच के वक्त मीटिंग है और फिर एक दूसरी मीटिंग शाम को 4 बजे है, होटल रॉयल पैलेस में। रूही, 4 बजे वाली मीटिंग जल्दी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। मनोज, नहीं मैम, पॉसिबल तो नहीं है। रूही, हम ठीक है तो उसे कैंसिल कर दो। मनोज, वॉट मैम, यह आप क्या बोल रहे हो? आप जानती हो ना वह मीटिंग हमारी कंपनी के लिए कितनी जरूरी है, फिर आप उसे कैंसिल करने के लिए क्यों बोल रहे हो? उद्धरण चिन्ह। रूही, कोई भी मीटिंग बड़ी माँ, मेरा मतलब मेरी दादी सरिता जी से ज्यादा जरूरी नहीं है। आज उनका बर्थडे है और मुझे जल्दी घर जाना है। मनोज, ओह तो ये बात है, कोई बात नहीं, मैं मीटिंग जल्दी हो सके उसके लिए ट्राई करता हूँ। रूही, हम ठीक है, और हाँ डिम्पल को मेरे केबिन में भेजिए अभी। मनोज, ओके मैम। मनोज वहां से चला जाता है और डिम्पल को रूही के केबिन में भेजता है। डिम्पल रूही की पीए थी। डिम्पल, यस मैम। रूही, डिम्पल, मुझे घर पर आज रात तक दादी की बर्थडे की सारी तैयारी करवानी है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डिम्पल, हाँ मैम, क्यों नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, रात तक सारी तैयारियां हो जाएगी। रूही, हम पार्टी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि उसमें ऑफिस के लोग भी इनवाइटेड हो। बाकी का मैं बड़े पापा मतलब दादाजी से कह दूंगी, वह बाकी गेस्ट को इनवाइट कर देंगे। तुम जल्दी से जाओ और पार्टी की तैयारी करो। डिम्पल, ओके मैम। डिम्पल के जाने के बाद रूही मुकेश जी को कॉल करके सारी प्लानिंग समझा देती है और गेस्ट को इनवाइट करने के लिए भी बोल देती है। रूही ने सरिता जी के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की थी, यह जानकर मुकेश जी को भी काफी अच्छा लगा। यहाँ राधिका ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी, जहाँ उसके पास सब कुछ था, वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु से बहुत दूर लंदन में कोई था जो अपनी जिंदगी में उलझा हुआ था। वो नफरत की आग में जल रहा था। उसे नफरत थी भी तो किसके लिए? अपने खुद के परिवार से नफरत करता था वह, और उनसे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कहानी में नया कैरेक्टर कौन आ गया, तो मैं आप सबको बता दूं कि यह नया कैरेक्टर ही हमारी इस कहानी का मेल लीड है। तो आइए मिलते हैं इंडिया की सबसे रईस फैमिली में से एक, खुराना फैमिली के सबसे बड़े बेटे अक्षत खुराना से। अक्षत खुराना लगा ना अट्रैक्टिव, दिल फायर। अब अगर अक्षत के बारे में बात करें तो वह निहायत ही रूड पसंद है। उम्र 26 साल, हैंडसम चेहरा, गेहुआ रंग और हल्की ब्राउन आंखें और पर्सनैलिटी ऐसी कि लड़कियां देखते ही फिदा हो जाए। रईस खानदान के बेटे के नवाबी शौक, एक बिगड़ेल बेटे के सारे लक्षण थे इनमें। भले ही यह इंडिया की सबसे रईस फैमिली का बड़ा बेटा था, मगर वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी नहीं रहता था, यहाँ तक कि उनसे मिलना भी अवॉइड करता। वह पिछले 8 सालों से लंदन में ही रह रहा है। उसने अपनी पढ़ाई भी वहीं से खत्म करी। खुराना फैमिली का लंदन में जो भी बिजनेस था उसे अक्षत ही हैंडल करता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने ही परिवार से इतनी नफरत क्यों? तो अब अगर इस बारे में बात करें तो जब अक्षत 17 साल का था तब उसके खुद के पापा ने उसे जेल भेज दिया था उसकी एक गलती के लिए, और वह गलती शायद अक्षत की थी भी नहीं। पूरे परिवार में से उसकी माँ और दादी के अलावा किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन उसके पापा ने उसकी माँ और दादी की भी एक नहीं सुनी। सर एग्जाम अक्षत पर था और इस वजह से उसने 1 साल जेल की सजा काटी थी। उसकी उम्र कम थी तो उसे छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद अक्षत ने खुराना पैलेस में वापस कभी कम नहीं रखा और उसके पापा ने भी उसे वापस घर बुलाना जरूरी नहीं समझा। अक्षत ने इंडिया से बाहर लंदन जाने की इच्छा बताई और उसके पापा ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि लंदन में उसके रहने का सारा इंतजाम कर दिया। अक्षत की मां ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, मगर अक्षत ने किसी की एक नहीं सुनी और वह हमेशा हमेशा के लिए लंदन चला गया और फिर वापस कभी नहीं आया।
हाँ, अपनी माँ और दादी से वह फोन पर बातें कर लिया करता था, लेकिन उसके पापा ने कभी उसका हाल चाल पूछने की कोशिश भी नहीं की, पर यही वजह थी कि उसके दिल में नफरत पैदा हो गई। अब थोड़ा सा खुराना फैमिली के बारे में जानते हैं। खुराना फैमिली के सबसे बड़े बेटे और बड़ी बहू यानी कि अक्षत के मम्मी पापा अभय खुराना और नीति खुराना। इनके दो बच्चे हैं, अक्षत और आरुषि। जी हाँ, आरुषि रूही की बचपन की दोस्त, अक्षत की छोटी बहन है, और अभय खुराना के छोटे भाई यानी कि अक्षत और आरुषि के चाचा मोहन खुराना और उनकी बीवी शीतल खुराना। इनका एक बेटा है, शिवम खुराना। अक्षत के दादा की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी, अब बस उसकी दादी ही थी, रेवती खुराना। हाँ, मैं जानती हूँ इतने सारे कैरेक्टर्स के नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए। धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे, तो बस कहानी के मजे लीजिए। जैसा कि मैं पहले बताया, खुराना फैमिली इंडिया की रईस फैमिली में से एक थी। उनका बिजनेस कई जगह में फैला हुआ था। इंडिया के बाहर का सारा बिजनेस अक्षत संभालता था, और इंडिया में जो बिजनेस था उससे मिस्टर अभय और मिस्टर मोहन साथ में मिलकर संभालते थे। मोहन और शीतल जी के बेटे शिवम को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे इंटरेस्ट था तो बस स्पोर्ट्स और पार्टी में। वो अक्षत से बस 1 साल छोटा था। शिवम एक फुटबॉल प्लेयर था, अपना सारा वक्त वह फुटबॉल को ही देता था, और बच्चा कुचा समय पार्टी करने में बीता देता। मोहन जी और शीतल जी दोनों ही उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि शिवम काबिल बने और अक्षत की तरह बिजनेस को संभाले, मगर शिवम को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा अपनी मस्ती में ही रहता। और आरुषि को तो आप सब जानते ही हैं, वह अक्षत से 4 साल छोटी है और पूरे घर में सबकी लाडली है, क्योंकि वह खुराना फैमिली की इकलौती बेटी थी। अभय जी और मोहन जी दोनों भाइयों की आपस में अच्छी बनती थी। अभय जी की पत्नी नीति का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उनके लिए परिवार से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही भोली और नेक दिल थी। लेकिन खुराना फैमिली की छोटी बहू शीतल थोड़ी अलग थी। उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था। वह दिल की अच्छी थी मगर लालची भी थी। उन्हें हमेशा इसी बात का डर रहता था कि एक दिन सारी जायदाद अक्षत के नाम हो जाएगी और उनके बेटे शिवम को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और इसी वजह से वह अक्सर मोहन जी के साथ झगड़ा करती रहती थी। लेकिन मोहन जी उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं रहते, क्योंकि वह परिवार में कोई झगड़ा नहीं चाहते थे। सब लोग आपस में बहुत खुश रहते थे। नीति जी और दादी के अलावा अक्षत को कोई याद नहीं करता था, यहाँ तक कि कोई उसके बारे में बात भी नहीं करता था। सब लोग जैसे भूल गए थे उससे। कभी कभार नीति जी को अपने बेटे की बहुत याद आती, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। इन दोनों के अलावा आरुषि और शिवम भी अक्षत को बहुत याद करते थे। आखिरकार वह उनका बड़ा भाई जो ठहरा। अक्षत उनसे भी फोन पर बात कर लिया करता था। शिवम और आरुषि तो अक्षत से मिलने लंदन भी जाते रहते थे। नीति की भी दादी के साथ 1-2 बार गई थी लंदन अक्षत से मिलने, लेकिन अभय जी कभी नहीं गए। तो ये कहानी थी हमारे हीरो की। अब वापस से हम अपनी हीरोइन के ऊपर आ जाते हैं, जो कि फिलहाल सरिता जी की बर्थडे पार्टी की तैयारियों में बिजी है। सरिता जी तो मुकेश जी के साथ दोपहर को ही मंदिर गई थी और सीधे शाम को आने वाली थी। इसी बीच राधिका ने सारी तैयारी करने का फैसला लिया था और सारी तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी थी। अब बस सरिता जी के आने का इंतजार था। राधिका ने आरुषि और सैम को भी इनवाइट किया था, और साथ ही दोनों के पूरे परिवार को भी। आरुषि तो अपने परिवार के साथ आई थी, मगर सेम के साथ कोई नहीं आया था। सेम भी अपने मम्मी पापा को आने के लिए कहा था, मगर उन्हें कुछ दूसरा जरूरी काम था, तो दोनों में से कोई नहीं आया था। सेम इस बात से थोड़ा सा दुखी था, मगर फिर आरुषि और उसके परिवार के साथ बात करने में बिजी हो गया। सेम को उन लोगों के साथ रहना अच्छा लगता था। 2 साल बाद कुछ ही देर में सरिता जी भी वहां पहुंच गई और बर्थडे पार्टी शुरू हो गई। सरिता जी काफी खुश हो गई थी अपनी बर्थडे के लिए ऐसा सरप्राइज देखकर। आज की पार्टी के लिए सब लोग बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। राधिका ने आज लाइट पिंक कलर का गाउन पहना था, वह बहुत सुंदर दिख रही थी। आरुषि और सैम दोनों एक कोने में बैठे बात कर रहे थे। राधिका ने जाकर उनसे बात करने का सोचा। आरुषि भी आज बहुत अच्छी लग रही थी, उसने स्किन कलर का ड्रेस पहना था, और सैम भी आज हमेशा की तरह बहुत कूल लग रहा था। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी राधिका उनके पास जाकर कहती है, हेलो, कैसे हो तुम दोनों? उद्धरण चिन्ह। वह दोनों एक नज़र राधिका को देखते हैं और फिर उसे हाय कहते हैं। राधिका, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे प्लीज? दरअसल यहाँ पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो मुझे तो जानते हैं। मेरा मतलब कि रूही को जानते हैं, मगर मैं उनमें से किसी को नहीं जानती, तो मुझे उनके साथ बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। आरुषि और सेम पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हाँ कह देते हैं।
पूरी पार्टी में आरुषि और सैम राधिका को सबके बारे में बताते हैं। राधिका फिर उस हिसाब से उन लोगों के साथ बात करती थी, और जिन्हें आरुषि और सैम नहीं जानते थे उनके बारे में मुकेश जी बता देते थे। इस तरह से आज आरुषि और सैम के साथ राधिका ने काफी अच्छा वक्त बताया था। थोड़ी देर बाद सब केक कटिंग करते हैं और फिर खाना खाने के बाद पार्टी खत्म होती है। सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। राधिका के घर पर भी सब लोग बहुत थक गए थे तो वह लोग भी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। जाते जाते सरिता जी राधिका को प्यार से गले लगाकर उसे थैंक यू बोलती है। ऐसे ही दिन बीतते रहे और देखते ही देखते 2 साल खत्म हो गए। 2 साल बाद राधिका कल रात जरूरी मीटिंग की वजह से घर पर देर से आई थी, और देर से सोने की वजह से आज उसकी नींद खुल नहीं रही थी। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी और रात में जल्दी सोने की, लेकिन आज सुबह के 9 बजे बज चुके थे मगर वह अभी भी नहीं उठी थी। सरिता जी ने 2 बार आकर उसे जगाने की कोशिश की मगर वह इतनी गहरी नींद में थी कि फिर उन्होंने इसे सोने दिया। किचन में जब सरिता जी रामू काका और हीरा काकी के साथ मिलकर नाश्ते की तैयारी कर रहे थे तब अचानक से वहां आरुषि और सैम आते हैं। सरिता जी, अरे बच्चों, इतनी सुबह सुबह तुम लोग यहाँ? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, हाँ आंटी, वह हम रूह से मिलने आए हैं, कहाँ है वह? उद्धरण चिन्ह। सैम, अरे तैयार हो रही होंगी, उसे पता है ना आज हम घूमने जा रहे हैं। सरिता जी, तुम सब घूमने तो तब जाओगे ना जब महारानी उठेगी। सैम, क्या मतलब? मोहतरमा अभी तक सो रही है। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, जी हाँ। आरुषि, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो इतनी देर तक नहीं सोती। सरिता जी, कल रात ऑफिस से देर से आई थी, कह रही थी कुछ जरूरी काम था, लगता है इसी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई। सैम, हम ये रूह भी ना यार, कितना काम करती है, पूरा दिन तो ऑफिस में ही पड़ी रहती थी, अब रात को भी वही रहना शुरू कर दिया है। आरुषि, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यह ऑफिस से ही शादी कर लेगी। सब हंसने लगते हैं और फिर आरुषि और सैम राधिका के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। वह दोनों अंदर पहुंचकर देखते हैं तो राधिका अभी भी सो रही थी। वह दोनों उसके कान के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो राधिका एकदम से घबराकर उठ जाती है। राधिका, मम्मा, भूत आ गया, बचाओ। आरुषि, हाँ, और भूत के साथ साथ चुड़ैल भी आ गई है, नींद की देवी, अब तो उठ जा। राधिका नींद भरी आंखों से उन दोनों को देखती है और फिर कंबल ओढ़कर वापस से सो जाती है। सैम, ओए उठ ना यारा, हमें जाना है, तू भूल गई क्या? उद्धरण चिन्ह। राधिका, सोने दो ना प्लीज, बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर आरुषि और सैम दोनों का मुंह बन जाता है। आरुषि, ठीक है सैम, छोड़ दे, अगर इसे नहीं आना है तो हम इसे कोई फोर्स नहीं करेंगे। अब इसमें इसकी क्या गलती है कि वह अपना प्रॉमिस भूल गई? सैम, हाँ कोई बात नहीं, अब कोई हमें संडे के दिन भी वक्त नहीं दे पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? लगता है तू सही कह रही थी, हमारी रूह काफी बदल गई है, अब उसे हमारी कोई फिक्र नहीं रही। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर राधिका कंबल में से थोड़ा सा झांक कर दोनों को देखती है। राधिका, खो गया तुम दोनों का ड्रामा। तो अब हटो मेरे ऊपर से, मैं जल्दी से नहाकर रेडी होकर आती हूँ अनम्यूज्ड। उसकी बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और उठ जाते हैं। राधिका एक बार दोनों को घूरकर देखती है और फिर नहाने चली जाती है। राधिका एक रेड कलर की ड्रेस पहनकर नीचे आती है जिसमें वह बहुत प्रिटी लग रही थी। वह तीनों जल्दी से ब्रेकफास्ट करके घूमने के लिए निकल जाते हैं। आज संडे था तो तीनों ने आज पूरा दिन साथ बिताने का प्लान बनाया था, क्योंकि बाकी के दिन तो तीनों ही अपने अपने कामों में बिजी रहते थे। सैम ने अपना खुद का बैंड ग्रुप बनाया हुआ था, वह छोटे मोटे कॉन्सर्ट भी करता रहता था। आरुषि ने अपना डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया था, अब वह अपनी फैमिली की कंपनी में ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस कर रही थी। और राधिका यानी कि रूही भी अब पूरा दिन ऑफिस के काम में बिताती थी, वह अब कंपनी की सीईओ थी। ऐसा नहीं था कि मुकेश जी ने उससे यूं ही यह पोस्ट दे दी, उसने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था। उसकी वजह से आज रूह इंडस्ट्री का नाम इंडिया की टॉप बिजनेस कंपनी में आता था। अब मुकेश जी ज्यादातर ऑफिस नहीं जाते थे, सारा काम राधिका ही संभालती थी। ऑफिस के लोग भी उसके काम से बहुत खुश थे। पहले जब मुकेश जी ने अनाउंसमेंट करी कि वह रूही को सीईओ की पोस्ट दे रहे हैं तो काफी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। सब आपस में बातें कर रहे थे कि एक लड़की को ये पोस्ट कैसे दे सकते हैं, ये कितनी जिम्मेदारी वाला काम है, वगैरह वगैरह। लेकिन राधिका ने खुद को साबित कर दिया था और अब ऑफिस में किसी को भी उसकी काबिलियत पर जरा सा भी शक नहीं था। पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमने के बाद शाम को वह तीनों अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, और इनका अड्डा बोले तो आरुषि और रूही के घर से थोड़ी दूरी पर एक बगीचा था जिसे स्पेशली इन बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था। वहां पर एक ट्री हाउस था जो इन तीनों को बहुत पसंद था। ये तीनों बचपन से ही वहां पर काफी वक्त बिताते आए हैं।
और आज भी इन्हें वहां जाना बहुत अच्छा लगता था। जब आरुषि और सैम राधिका को पहली बार इस जगह पर ले गए थे तब उसे यह जगह बहुत पसंद आई थी। तीनों का ट्री हाउस। अब आप लोग सो रहे होंगे कि आरुषि और सैम को तो राधिका के साथ बात करना भी पसंद नहीं था, तो अचानक से उन्हें राधिका के साथ इतनी गहरी दोस्ती कब से हो गई। यहाँ तक कि वह राधिका को रूह बुलाने लगे थे। इसकी भी कुछ वजह है। 2 साल पहले। फ्लैशबैक। राधिका शाम को ऑफिस से घर आने के बाद सीधे डिनर के लिए बैठ गई थी क्योंकि सरिता जी और मुकेश जी उसका वेट कर रहे थे। डिनर के बाद वह अपने कमरे में गई और फ्रेश होकर बाहर आई तो हीरा काकी ने बताया कि आरुषि आई हुई है, तो राधिका ने उसे यहीं बुला लिया। राधिका, हाय आरुषि, कैसी हो तुम? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, मैं ठीक हूँ। वह अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे तुमसे कुछ काम था। राधिका, हाँ बोलो ना। आरुषि, रूही के कमरे में हमारी बहुत सारी मेमोरीज है, मुझे यहाँ से कुछ चीज चाहिए थी, क्या मैं उन्हें ले सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। राधिका, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो चाहिए तुम वह ले सकती हो। राधिका का जवाब सुनकर आरुषि कमरे के ड्रावर और कपबोर्ड में से कुछ चीजें निकलने लगती है। राधिका उससे कुछ बात करना चाहती थी लेकिन वह जानती थी कि आरुषि को उससे बात करना पसंद नहीं है, इसलिए दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। आरुषि रूही का सामान निकाल रही थी तभी गलती से उससे राधिका के पापा की डायरी नीचे गिर जाती है। वह उसे उठाकर देखती है तो उसे रूही के बचपन की तस्वीर नजर आती है। आरुषि, क्या ये रूही की है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्या? ओह ये डायरी? नहीं, यह मेरे पापा की है। आरुषि, तो फिर रूही के बचपन की फोटो इसमें क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। राधिका कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, राधिका, वो रूही मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन। आरुषि शॉक्ड हो जाती है। क्या? उद्धरण चिन्ह। राधिका, सच कह रही है बेटा, सरिता जी जो दोनों के लिए काफी लेकर आई थी वह कहती है। आरुषि, लेकिन आंटी ऐसा कैसे पॉसिबल है? उद्धरण चिन्ह। तो फिर सरिता जी और राधिका दोनों मिलकर उसे सारी बात बता देते हैं। आरुषि के तो होश उड़ गए थे पूरी सच्चाई जानकर। आरुषि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी हो सकता है। सरिता जी, हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों जब से हमने राधिका को देखा था हमें तब से ही उसे लेकर कुछ अलग फीलिंग आ रही थी। हमें वह थोड़ी थोड़ी रूही जैसी ही लग रही थी। यहाँ तक कि देव ने भी हमसे यही कहा था कि राधिका की शक्ल रूही से मिलती जुलती है। तब हम सब ने इस बात को इत्तेफाक समझ इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि इन दोनों की शक्ल मिलती जुलती क्यों है। आखिरकार दोनों बहनें जो है। आरुषि, आपने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, तुम लोग घर पर आते ही कब थे जो तुम्हें बताएं? यहाँ आना तो दोनों ने बिल्कुल बंद ही कर दिया था, तो कैसे बताते? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, सॉरी आंटी। फिर आरुषि रूही की तरफ देखते हुए पूछती है, तो इसका मतलब तुम रूही की छोटी बहन हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका, हाँ वह मुझसे 2 साल बड़ी थी। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उसे सच में राधिका के अंदर रूही की झलक दिखाई दे रही थी। वो राधिका को गले लगा लेती है। आरुषि, वी आर सो सॉरी राधिका, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया और तुम पर शक किया। हमें बस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी और लड़की ने आकर रूही की जगह ले ली। राधिका, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को समझ सकती हूँ, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, बल्कि रूही की बहन हूं, तो अब तो तुम लोग मुझसे दोस्ती कर सकते हो ना? आरुषि मुस्कुराते हुए हाँ में कर हिलाती है और उसे फिर से गले लगा लेती है। सरिता जी, ठीक है, अब तुम दोनों बैठकर बातें करो और यह कॉफी पियो, मैं जा रही हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। इतना कहकर सरिता जी वहां से चली जाती है और वह दोनों बैठकर बातें करने लगती है। आरुषि, यार मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जब हम सेम को ये बताएंगे तो वह कैसे रिएक्ट करेगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्या वह भी यह जानकर खुश होगा या तब भी मुझसे बात नहीं करेगा? आरुषि, नहीं यार, वह ये जानकर बहुत खुश होगा। यहाँ तक कि आज अगर रूही हमारे साथ होती तो वह तो पक्का खुशी से पागल हो गई होती, क्योंकि वह हमेशा से जिद करती रहती थी कि काश उसका कोई छोटा भाई या बहन होता, काश उसे पता होता कि उसकी सच में एक छोटी बहन है राधिका और एक छोटा भाई भी। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, क्या सच में? उद्धरण चिन्ह। राधिका, हम उसका नाम रुद्र है और वह 7 साल का है। आरुषि, ओह, तो कहाँ है वह? उद्धरण चिन्ह। राधिका, वह मुंबई में ही है, मेरे दादू के साथ रह रहा है, मैं उनसे अभी मिलने नहीं जा सकती। राधिका उन्हें याद करके थोड़ी सी दुखी हो गई थी। आरुषि, अरे तुम दुखी मत हो, देखना जल्दी से सब ठीक हो जाएगा और फिर तुम अपने दादू और रुद्र को भी यही रहने बुला लेना। राधिका, हम। उद्धरण चिन्ह।
आरुषि देखो, मैंने सोचा है कि हम रुद्र को ये बात कल ही बता देंगे। कल उसका एक कॉन्सर्ट है, हम दोनों वहां चलेंगे। राधिका ठीक है, स्माइल। अगले दिन की सारी तैयारी करके आरुषि और राधिका फिर से बातें करने बैठ जाती है। वह दोनों देर रात तक बातें करती रहती है और फिर वही सो जाती है। 19 दोस्ती। अगले दिन सुबह उठकर आरुषि अपने घर तैयार होने के लिए चली जाती है और राधिका को भी उठाकर जाती है। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर वापस अपनी कार लेकर सुकून विला पहुंच जाती है राधिका को पिक करने के लिए। राधिका भी अब तक रेडी हो चुकी थी, उसने आज ऑफिस में आधे दिन की छुट्टी ले रखी थी। वह आरुषि के साथ कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है। जब वह दोनों वहां पहुंचती है तो सेम अपने ग्रुप के साथ प्रैक्टिस में बिजी था। आरुषि और राधिका को वहां देखकर वह उनसे मिलने गया, लेकिन उनकी प्रैक्टिस चल रही थी तो वह ज्यादा बात नहीं कर पाया। आरुषि और राधिका को भी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। कॉन्सर्ट शाम को था तो दोनों तब तक वक्त बिताने के लिए ऑफिस चली जाती है। शाम को कॉन्सर्ट को वक्त वो वापस आती है और पहले जाकर सेम को बेस्ट ऑफ लक विश करती है। सेम अपने पूरे ग्रुप के साथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। नीला दिल, ए जिंदगी गले लगा ले दो, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ए जिंदगी, हमने बहाने से छुप के जमाने से पलकों के पर्दे में घर कर लिया दो, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ल तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ए जिंदगी, छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया दो, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ल हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ए जिंदगी, नीला दिल। परफॉर्मेंस खत्म होते ही वहां पर तालिया का शोर गूंज उठता है। सेम ने सच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। राधिका ने भी सेम का ये टैलेंट पहली बार देखा था। राधिका को वॉशरूम जाना था तो उसने आरुषि को वही इंतजार करने का बोलकर स्टेज के पीछे वॉशरूम की तरफ जाने लगी। राधिका वॉशरूम ढूंढ रही थी मगर उसे मिल नहीं रहा था। तभी उसे स्टेज के पीछे एक कैंप में से किसी की आवाज सुनाई दी। उसे लड़के की आवाज जानी पहचानी लगी तो उसने धीरे से झांक कर देखा। कैंप के अंदर सेम किसी लड़की के साथ था। जब राधिका ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि यह वही लड़की है जो सेम के साथ उसके बैंड ग्रुप में है। राधिका ने उसे परफॉर्मेंस के वक्त देखा था। राधिका वहां से जाने को मुड़ी मगर उन दोनों की बातों पर से लग रहा था कि उनके बीच कोई बहस चल रही है और सैम उसे खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, मगर वह लड़की उतना ही चिपकने की कोशिश कर रही थी। सैम, यारा सोनाली, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहता, तो तुम क्यों बेकार में मेरे पीछे पड़ी हो? उद्धरण चिन्ह। सोनाली, मैं कहाँ पीछे पड़ी हूँ? उद्धरण चिन्ह। सैम, अच्छा तो फिर सबको ये क्यों बता रही हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने तुमसे ये सब कब कहा? उद्धरण चिन्ह। सोनाली, ओफो बेबी, नहीं कहा, मगर मैंने मान लिया कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और बहुत जल्द मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी मान लोगे। वह सोनाली बोलते बोलते सेम के करीब जा रही थी। वह दोनों बहुत ही क्लोज थे। सोनाली उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है तो सेम उसे धक्का मार देता है। यूं तो सेम ने बहुत ही धीरे धक्का मारा था मगर वह गिर जाती है और तभी कैंप का दरवाजा खुलता है और उनके ग्रुप के बाकी के मेंबर्स अंदर आते हैं। सोनाली को नीचे गिरा हुआ देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। उन्होंने बस इतना देखा था कि सेम सोनाली को धक्का मारा। क्या चल रहा है रहा? उद्धरण चिन्ह। सेम, तुमने सोनाली को धक्का क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह। सेम, मैंने उसे धक्का नहीं मारा, वह मेरे पास आ रही थी तो मैंने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की और उसी चक्कर में वह गिर गई। खुद का मजाक बनने से बचने के लिए सोनाली ने झूठ मूठ कर ड्रामा शुरू कर दिया। वह रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, क्या मैं पास आने की कोशिश कर रही थी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे? ये तुम क्या बोल रही हो सोनाली? सैम, भला ऐसा क्यों करेगा? वह ऐसा लड़का नहीं है। सोनाली, तुम सबको क्या पता कि वह कैसा लड़का है? मैं जानती हूँ क्योंकि जबरदस्ती मेरे साथ हुई है। कैंप में हम दोनों अकेले थे तो वह मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। मैंने मना किया तो वह गुस्सा हो गया और जबरदस्ती करने लगा और इसी चक्कर में मुझे धक्का लग गया और मैं गिर गई। सैम, क्या बकवास है? ये सब क्या चल रहा है सैम? क्या सोनाली सच बोल रही है? उद्धरण चिन्ह। सैम, नहीं, इसने जो भी कहा वो बिल्कुल भी सच नहीं है, उल्टा यह मुझसे चिपक रही थी। यारा गाइस, तुम सब मुझे जानते हो ना, मैं सोनाली तो क्या किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोनाली, हाँ, गलती करने के बाद खुद को डिफेंड तो करोगे ही तुम, लेकिन तुम सभी बताओ मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या मुझे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सैम, इज्जतदार घर की लड़कियां अपना गिरा हुआ करैक्टर छुपाने के लिए ऐसे लड़कों पर झूठे इल्जाम नहीं लगाती। सोनाली, देखा तुम सब ने, जब इससे बात नहीं बनी तो इसने मुझे ही कैरेक्टरलेस बना दिया
और तुम सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लाउडली क्राइंग। वहां खड़े सब लोग अब सैम को शक की नजर से देखने लगे थे। सैम तो खुद बहुत भड़का हुआ था कि ये एकदम से वो कहाँ फंस गया। सोनाली ने रो रोकर सबकी सिंपैथी पाली थी। अब सैम के लिए खुद को सच्चा साबित करना मुश्किल हो रहा था। कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा था। सैम, हमें नहीं लगा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। हाँ, हम ऐसे लड़के को हमारा ग्रुप लीडर नहीं रख सकते। जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता वो क्या स्टार बनेगा। सबकी बातें सैम को बहुत चुभ रही थी, मगर वह खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। पूरी सच्चाई जानने से पहले किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाना गलत है। अगर लड़की रो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सच्ची है और सामने वाला गलत है। सब लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं तो वह राधिका थी। सैम उसे देखकर चौंक जाता है कि यह यहाँ क्या कर रही है। सैम, देखो तुम प्लीज बीच में मत पड़ो, यह मेरा पर्सनल मैटर है। मगर राधिका उसकी बात नहीं सुनती और आगे बोलती है। तुम लोग कह रहे हो कि सैम लड़कियों की इज्जत नहीं करता और उसने सोनाली पर गलत नजर डाली। तो फिर पूछो इस सोनाली से कि वह सैम को जबरदस्ती किस करने की कोशिश क्यों कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सब लोग सोनाली की तरफ देखते हैं तो वह हड़बड़ा कर बोलती है, व्हाट, क्या बकवास है। मैंने कब इसे किस करने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। राधिका, अच्छा, नहीं की। उद्धरण चिन्ह। सोनाली, नो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। और तुम हो कौन, हमारे मामले में बीच में क्यों पड़ रही हो। उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्योंकि यह मामला सैम की इमेज का है, पर मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड होकर उसकी इमेज खराब कैसे होने दे सकती हूँ। ये सुनकर सैम राधिका को देखने लगता है, मगर राधिका उसकी तरफ नहीं देखती। सोनाली, अगर तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम तो उसकी ही साइड लोगी ना, मुझे गलत बताकर। सैम, मैं सैम की बेस्ट फ्रेंड जरूर हूं, मगर मैं इस वक्त उसकी नहीं सच की साइड ले रही हूं। और मेरे पास इसका सबूत भी है। सोनाली का, कैसा सबूत। उद्धरण चिन्ह। क्या सबूत है तुम्हारे पास। सब एक साथ बोलते हैं तो राधिका अपने फोन में वीडियो ऑन करके सबको दिखाती है। ये वीडियो राधिका ने तब लिया था जब सोनाली जबरदस्ती सैम को किस करने की कोशिश कर रही थी। इन दोनों की बातचीत से ही राधिका को सोनाली में कुछ गड़बड़ लगी थी और इसीलिए उसने प्रूफ के तौर पर वीडियो यूं ही ले लिया था। उसे नहीं लगा था कि उसका यह वीडियो इतना काम आएगा। पूरा वीडियो देखकर सब लोग सोनाली को गुस्से से देखते हैं। सोनाली अपना सर झुकाकर खड़ी थी क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वीडियो में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था कि सैम की कोई गलती नहीं है। सब लोग सैम से बहुत माफी मांगते हैं और सोनाली को बैंड ग्रुप में से भी निकाल देते हैं। अभी अभी जो हुआ, सैम को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने तो मान लिया था कि आज सोनाली की वजह से उसके इमेज की धज्जियां उड़ चुकी है, लेकिन एंड वक्त पर राधिका ने आकर उसका नाम खराब होने से बचा लिया। सबके जाने के बाद सैम राधिका के पास आता है। सैम, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। राधिका, अरे कोई बात नहीं, वैसे सॉरी, हाँ मैंने खुद को तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बताया। वह उसे वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मेरे मन में जो आया वह मैंने बोल दिया। सैम, कोई बात नहीं, अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। पर तुमने यह वीडियो कब रिकॉर्ड किया और तुम यहाँ कब से थी। उद्धरण चिन्ह। राधिका, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच कोई बहस चल रही है। उस लड़की की हरकत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी तो मैंने उससे रिकॉर्ड कर लिया, बस। सैम, थम फिर से थैंक यू सो मच। सैम राधिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। इतने दिनों में ये पहली बार था जब वह राधिका को देखकर खुश था और इतने अच्छे से बात कर रहा था। तभी वहां आरुषि भी दोनों को ढूंढते हुए आ जाती है। आरुषि, अरे तुम दोनों यहाँ हो और मैं तुम दोनों को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, फोन तो उठाया करो यार। सैम उसे यहाँ जो भी हुआ वह सब कुछ बता देता है। आरुषि, देखा मैंने और रूही ने तो तुझसे पहले ही बोला था कि इस सोनाली के लक्षण हमें ठीक नहीं लग रहे। बाप रे, आज तो तू बार बार बच गया सैम बेटा। सैम, ठीक है, अब इतना हंसने की जरूरत नहीं है। आज तो रूही ने बचा लिया, आगे से ध्यान रखूंगा। और फिर एकदम से वह अपनी बात सुधारते हुए बोलता है, सॉरी, मेरा मतलब राधिका ने। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अरे यार यह सब छोड़, मेरे पास एक सॉलिड बात है तुझे बताने के लिए, तू सुनेगा तो तेरे होश उड़ जाने हैं पक्का। सैम, अच्छा, ऐसी भी क्या बात है। रूही लौट आए क्या। उद्धरण चिन्ह। सैम दुखी आवाज में बोलता है। आरुषि, ओम्मा, हाँ ऐसा ही कुछ समझ ले कि रूही लौट आई। सैम, यार आरुषि अब तू भी शुरू मत हो जा, तू अच्छे से जानती है ना कि हम एक अनजान लड़की को रूही की जगह नहीं दे सकते। आई एम सॉरी राधिका, अगर आपको बुरा लगे तो मगर। उद्धरण चिन्ह।
आरुषि यार लेकिन राधिका कोई अनजान लड़की नहीं है, वह रूही की छोटी बहन है। सैम व्हाट उद्धरण चिन्ह आरुषि हाँ उद्धरण चिन्ह और फिर आरुषि उसे सारी बात बता देती है। सब कुछ जानकर सैम का भी कुछ वही हाल था जो आरुषि का हुआ था, उसे भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उसे खुशी बहुत हुई थी, उसे भी लगा कि रूही तो नहीं मगर रूही जैसी उन्हें जरूर मिल गई थी। वहां से वह तीनों एक साथ डिनर के लिए जाते हैं क्योंकि तीनों को ही बहुत भूख लग रही थी। वहां पर वह तीनों बहुत सारी बातें करते हैं। राधिका उन्हें अपने और रुद्र के बारे में बहुत कुछ बताती है और वह दोनों रूही के बारे में बातें करते हैं। और फिर रात को वह राधिका को ड्रॉप करने घर जाता है। सरिता जी और मुकेश जी अभी भी जाग रहे थे तो वह कुछ देर उनके साथ बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। सरिता जी और मुकेश जी को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि इन दोनों की राधिका से दोस्ती हो गई। आधा फल बैक खत्म। 20 पहली मुलाकात। वर्तमान दिन राधिका ऑफिस में अपने केबिन में बैठी काम कर रही थी, तभी उसके पास आरुषि का कॉल आता है। वह अपना काम चालू रखते हुए ही फोन उठाती है। राधिका हाँ बोलो क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह आरुषि तुझे पता है ना कल क्या है। उद्धरण चिन्ह राधिका क्या है। उद्धरण चिन्ह आरुषि यार पिछले हफ्ते ही तो बताया था, भूल गई क्या। उद्धरण चिन्ह राधिका क्या बताया था आरुषि, क्या है कल। उद्धरण चिन्ह आरुषि यार पर तू इतना इंपॉर्टेंट दिन कैसे भूल सकती है। उद्धरण चिन्ह राधिका अरे अरे मजाक कर रही थी यार, मुझे याद है कल सैम का बर्थडे है। आरुषि खुश होते हुए बोलती है अरे वाह, फिर तो तुझे ये भी याद होगा कि कल हमने उसके बर्थडे के लिए क्या प्लान किया है। राधिका हाँ बाबा याद है, ट्रिप की सारी तैयारियां हो चुकी है। आरुषि तो तू अब तक ऑफिस में क्या कर रही है, जल्दी से घर जाना, कल की तैयारी नहीं करनी क्या। उद्धरण चिन्ह राधिका अरे अब उसमें कैसी तैयारी, मेरा बर्थडे थोड़ी ना है, और वैसे भी कल पूरा दिन छुट्टी ले रही हूँ, वह कम है क्या जो आज भी जल्दी घर जाऊं। उद्धरण चिन्ह आरुषि हाँ हाँ पूरे बेंगलुरु के काम का ठेका तो तूने अपने सर ही ले रखा है ना। राधिका ऐसी बात नहीं है, मगर तू तो जानती है ना मुझे बिजी रहना पसंद है। आरुषि हाँ मेरी माँ सब जानती हूँ, तू आज अच्छे से कम कर ले, फिर कल का पूरा दिन मजे करेंगे क्योंकि शाम को तो उसे डफर ने पब में पार्टी रखी है अपने बर्थडे की। उद्धरण चिन्ह राधिका ओके तो कल मिलते हैं। राधिका फोन रख देती है और वापस से काम करने लगती है। आज की उसकी सारी मीटिंग खत्म हो चुकी थी, अब ज्यादा कुछ काम नहीं बचा था और कल की जिम्मेदारी उसने मिस्टर त्रिपाठी और डिम्पल के ऊपर छोड़ दी थी। रात को 12 बजे सैम के घर राधिका और आरुषि सैम को बिना बताए उसके घर पहुंच चुके थे। वह दोनों उसे सरप्राइज बर्थडे विश करने के लिए आई थी। वहां के गार्ड्स उन्हें जानते थे तो किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। सैम इस घर में अपने पापा के साथ रहता था क्योंकि उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और वह अपने नए परिवार के साथ रहती थी। बस कभी कभार ही सैम से मिलने आ जाती थी, मगर इस वक्त सैम के पापा भी किसी काम से इंडिया के बाहर गए हुए थे और 2 दिन बाद आने वाले थे। मतलब कि सैम अपना बर्थडे अपने मम्मी पापा के बिना ही मनाने वाला था, मगर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि अब उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। राधिका और आरुषि धीमे कदमों से उसके कमरे में घुसते हैं और 12 बजते ही फ्लोरल बम फोड़ के जोर से चिल्लाते हैं हैप्पी बर्थडे सैम, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। इतनी सारी आवाज सुनकर सैम एकदम से घबरा कर उठ जाता है। वह पहले राधिका और आरुषि को देखता है और फिर अपने आसपास देखता है। राधिका और आरुषि उसे फिर से विश करती है। सैम एकदम नींद में ओह मेरा बर्थडे है आज, थैंक यू, अब जाओ मुझे सोने दो स्लीपी। और अगले ही पल वह कंबल ओढ़कर फिर से सो जाता है। सैम का रिएक्शन देखकर राधिका और आरुषि पहले एक दूसरे की तरफ देखती है और फिर गुस्से से उसके पास जाकर उसे पिलो से मारने लगती है। सैम फिर से उठ जाता है। सैम अरे क्या हो गया यार, शांत हो जाओ मौत की देवियों, किस बात का कहर निकाल रही हो यार। उद्धरण चिन्ह आरुषि साले कमीने, हम लोग इतनी रात को जागकर स्पेशली यहाँ तुझे विश करने के लिए आए और तू है कि थैंक यू, अब जाओ मुझे सोने दो। उद्धरण चिन्ह आरुषि उसकी नकल करते हुए बोलती है। राधिका ऐसे रिएक्शन दोगे तो मार ही खाओगे ना। सैम अरे यार सॉरी, वह मैं नींद में था, अब बच्चे की जान लोगे क्या। उद्धरण चिन्ह राधिका हाँ अगर 2 मिनट में केक नहीं काटी तो जरूर तुम्हारी जान ले लेंगे हम, भूख लगी है यार। सैम ओह तुम लोग केक भी लाए हो क्या। उद्धरण चिन्ह आरुषि हाँ और वह भी तेरा फेवरेट पाइनएप्पल फ्लेवर का। उद्धरण चिन्ह सैम क्या छी यार, तुम लोगों को पता है ना मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राधिका इसीलिए तो लाए हैं। आरुषि हम तेरी पसंद की चीज क्यों करें भाई,
चल अब जल्दी से केक काट। सैम यार। उसकी शक्ल देखकर आरुषि और राधिका दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। आरुषि चल अब मुंह मत बिगाड़, चॉकलेट केक ही लाए है, तेरी फेवरेट। चॉकलेट केक सुनकर ही सैम खुश हो जाता है और उन दोनों को गले लगा लेता है। यार गाइस, आई लव यू सो मच। राधिका और आरुषि एक साथ, वी लव यू टू। सैम थैंक यू सो मच यार मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। आरुषि थैंक यू की जरूरत नहीं है, अब 10 दिन बाद जब मेरा बर्थडे आएगा तो मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान करना, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सैम नाटक करते हुए बोलता है, अरे 10 दिन बाद तेरा बर्थडे है? कमाल है, मुझे तो लगा 2 महीने बाद है। ये सुनकर आरुषि उसके पास पड़ा पिलो उठाकर जोर से सैम को मारती है। यार, तू मेरा बर्थडे कैसे भूल सकता है? उद्धरण चिन्ह। राधिका उसे रोकती है, शांत हो जाओ आरुषि, गुस्सा मत करो, उसे याद है तुम्हारा बर्थडे, वह तुम्हें चिढ़ा रहा है। सैम जोर जोर से हंसने लगता है। आरुषि सैम से बस 10 दिन ही छोटी थी, इसलिए दोनों की बर्थडे भी साथ साथ ही आती थी, लेकिन आरुषि की बर्थडे पार्टी हमेशा उसके घर खुराना पैलेस में रखी जाती थी, जो हर साल ही बहुत ग्रैंड होती थी। लेकिन उसे ग्रैंड बर्थडे पार्टी से ज्यादा आरुषि को रूही और सैम के साथ बर्थडे मनाना ज्यादा अच्छा लगता था। उन तीनों में से चाहे किसी का भी बर्थडे हो, वह हमेशा 2 बार पार्टी करते थे, एक बार सिर्फ वह तीनों और दूसरी बार सबके साथ। आरुषि के बर्थडे के लिए भी सैम और राधिका ने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, मगर आरुषि के लिए सब कुछ सरप्राइज था। उसके बाद सैम केक कट करता है और दोनों को खिलाता है और खुद भी खाता है। थोड़ी देर तक तीनों ऐसे ही मस्ती करते हैं और फिर राधिका और आरुषि अपने अपने घर चली जाती है। अगले दिन जैसा कि राधिका और आरुषि ने प्लान किया था, वह सैम को सरप्राइज ट्रिप देते हैं नंदी हिल्स पर। तीनों सुबह जल्दी ही निकल जाते हैं और पूरा दिन वहां एंजॉय करते हैं। रात को सैम की बर्थडे पार्टी थी, तो वह तीनों वहां से जल्दी वापस आ जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं पार्टी के लिए तैयारी करने। पार्टी पब में थी तो सब उस हिसाब से ही तैयार होने वाले थे। शाम 7 बजे बर्थडे पार्टी प्लेस। सैम ऑलरेडी पहुंच चुका था और अपने दोस्तों को वेलकम कर रहा था। थोड़ी देर में आरुषि और राधिका भी पहुंच जाती है। यूं तो सैम हमेशा ही बहुत हैंडसम और डैशिंग लगता था, मगर आज ब्लैक आउटफिट में वह एकदम किलर लग रहा था। सारी लड़कियों की नज़र तो बस उस पर ही थी। सैम की पर्सनैलिटी सबको अट्रैक्ट कर रही थी, मगर सैम सारी लड़कियों को इग्नोर करके राधिका और आरुषि को वेलकम करने चला जाता है। आखिरकार वह उसकी बेस्ट फ्रेंड्स थी, तीनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं और मस्ती करते हैं। इस वक्त बहुत सी लड़कियों को राधिका और आरुषि से काफी जलन हो रही थी। वह सब सोच रही थी कि काश सैम उनके भी करीब होता, लेकिन लड़कों को ऐसा कुछ नहीं था। सारे लड़के तो आरुषि और राधिका को ताड़ने में बिजी थे। पब में और भी बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन आरुषि और राधिका की खूबसूरती के सामने सब फीकी पड़ रही थी। राधिका ने बहुत ही सुंदर आउटफिट पहना था, साथ में बस हल्का सा मेकअप और बालों को खुला छोड़ रखा था। आरुषि भी कुछ कम नहीं लग रही थी, उसने भी शानदार आउटफिट पहना था, साथ में थोड़ा सा मेकअप और ब्लैक हील्स। सैम के सारे दोस्त आ चुके थे और पार्टी भी शुरू हो चुकी थी। सबने सैम को हैप्पी बर्थडे विश किया और फिर पार्टी सॉन्ग्स बजने लगे और सब लोग डांस करने लगे। राधिका को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह एक कोने में बैठी शांति से एंजॉय कर रही थी। आरुषि और सैम ने उसे बहुत कहा, मगर वह डांस के लिए नहीं गई। काफी देर यूं ही बैठे रहने के बाद अब राधिका बहुत बोर हो रही थी, उसे वॉशरूम भी जाना था, तो वह आरुषि को बोलकर वहां से दूसरी तरफ चली गई। पब काफी बड़ा था, राधिका पब के ऊपर के फ्लो में जाती है। उसे लगा था कि शायद यहाँ वॉशरूम होगा, मगर इस फ्लो पर बहुत सारे कमरे थे। राधिका ने सोचा कि वह किसी एक कमरे का वॉशरूम यूज कर लेगी और फिर वापस नीचे चली जाएगी। राधिका एक कमरे को धीरे से खोलने की कोशिश करती है और वह दरवाजा खुल जाता है। उसे अर्जेंट वॉशरूम जाना था। उसने सोचा कि कमरे में कोई नहीं है, तो वह सीधे अंदर चली जाती है और वॉशरूम ढूंढने लगती है। कमरे में बस एक तो लाइट ही जल रही थी, बाकी हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। तभी राधिका को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बालकनी से एक लड़का फोन पर बात करते हुए कमरे में आता है। वो शर्टलेस था। उसे देखकर राधिका जोर से चीखती है। एकदम से किसी लड़की की चीख सुनकर वह लड़का भी घबरा जाता है और जल्दी से लाइट ऑन करता है। सामने किसी अनजान लड़की को देखकर वह चौंक जाता है। लड़का, ओह हेलो, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। राधिका, दरवाजे से। उद्धरण चिन्ह। लड़का, वॉट? उद्धरण चिन्ह। राधिका, अरे यार क्या मतलब अंदर कैसे आए? अब कमरे के अंदर आने के लिए दरवाजा बना है, तो उसी से अंदर आऊंगी ना। उद्धरण चिन्ह। लड़का, वेरी फनी। राधिका, ये सब छोड़ो और सबसे पहले अपनी शर्ट पहनो।
राधिका अभी भी पलटकर खड़ी थी और उसे नहीं देख रही थी। उसकी बात सुनकर वह लड़का तुरंत बेड पर से अपनी शर्ट उठाकर उसे पहन लेता है। लड़का, अब तुम पीछे मुड़ सकती हो, मैंने शर्ट पहन ली है। उसकी बात सुनकर राधिका सीधी खड़ी हो जाती है और उसे देखती है। उस लड़के ने व्हाइट शर्ट पहन रखा था। वह लड़का उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, दिखने में तो काफी मॉडर्न लगती हो, कभी किसी लड़के को पहले शर्टलेस नहीं देखा क्या जो ऐसा रिएक्ट किया। राधिका, मॉडर्न लगती हो तो क्या सारे लड़कों को शर्टलेस देखते फिरूंगी। उद्धरण चिन्ह। लड़का, पर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। उसका सवाल सुनकर राधिका को होश आया कि गलती उसकी ही है। वही बिना परमिशन के कमरे में घुस आई थी, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय उसने सामने टेबल पर पड़ी ट्रे उठा ली। राधिका, वो मैं आपका ऑर्डर देने आई थी सर। लड़का, मगर मैंने तो कोई ड्रिंक नहीं मंगवाई। राधिका, ओह सॉरी, लगता है मैं गलती से गलत कमरे में आ गई, मैं जाती हूँ, बाय। इतना बोलकर राधिका कमरे से भागने लगी। लड़का, वेट, तुम इस ड्रिंक को अपने साथ क्यों ले जा रही हो। उद्धरण चिन्ह। राधिका, आपने ही तो कहा कि आपने ड्रिंक नहीं मंगवाई। लड़का, हाँ, लेकिन इस ड्रिंक को तो मैंने बहुत पहले ही ऑर्डर कर रखा था। राधिका, ठीक है सर, इसे आप ही रखिए। राधिका ट्रे को वापस टेबल पर रख देती है और कमरे से जाने लगती है, लेकिन वह लड़का राधिका को परेशान करने के मूड में था। लड़का, तो तुम यहाँ की वेटर हो। उद्धरण चिन्ह। राधिका को खुद के लिए वेटर शब्द सुनकर बहुत गुस्सा, लेकिन इस वक्त वह मजबूर थी। राधिका मन में, वेटर किसे बोल रहा है, जानता भी है कि मैं कौन हूँ। अगर चाहूं तो अभी के अभी ऐसे 10 पब खरीद सकती हूँ, आया बड़ा मुझे वेटर बोलने वाला। राधिका, अब आपका ऑर्डर लेकर आई थी तो वेटर ही रहूंगी ना, मालकिन थोड़ी। लड़का, बोलती बहुत हो तुम। राधिका, पकाते बहुत हो आप। उद्धरण चिन्ह। लड़का, क्या कहा तुमने। उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्या कुछ भी तो नहीं, लगता है आपके कान बज रहे हैं। आप उसका इलाज करवाए, मैं चलती हूँ। लड़का, रुको। उद्धरण चिन्ह। राधिका मन में, यार अब क्या है इसे। उद्धरण चिन्ह। लड़का, मुझे ड्रिंक सर्वे करके दो। राधिका उसे घूर कर देखती है, वॉट। उद्धरण चिन्ह। लड़का, क्या ऐसे घूर क्यों रही हो, ये तो तुम लोगों का काम है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। राधिका मुंह बनाती है और ड्रिंक सर्व करने लगती है। वह रेड वाइन को साइड में पड़े कांच के गिलास में निकलती है और फिर गिलास को उस लड़के की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन गलती से हिल्स की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह सीधे जाकर उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। राधिका खुद को तो संभाल लेती है, मगर वह सारी रेड वाइन उस लड़के के व्हाइट शर्ट पर गिर जाती है और उसकी अच्छी खासी व्हाइट शर्ट रेड हो चुकी थी। उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है। अरे यार, यह क्या कर दिया, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए, मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी तुमने। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसे सॉरी बोलने के बजाय राधिका और गुस्सा हो गए। अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो खुद ही ड्रिंक ले लेते अपनी, मुझे देने को क्यों बोला। उद्धरण चिन्ह। लड़का, अरे एक तो गलती करी और सॉरी बोलना तो दूर, ऊपर से मुझे ही सुना रही हो। उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्यों बोलूं मैं सॉरी, जानबूझकर थोड़ी ना गिरी हूं आप पर। लड़का, क्या पता जानबूझकर गिरी हो, बहुत लड़कियां देखी है तुम्हारे जैसी, हैंडसम और अमीर लड़का दिखा नहीं कि चांस मारना शुरू, और ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही हो। अब ये सुनकर तो राधिका का पारा चढ़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की, तुमने क्या मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है, जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। उद्धरण चिन्ह। लड़का, और तुम जानती हो कि मेरी यह शर्ट कितनी महंगी थी, तुम्हारी 6 महीने की सैलरी जाएगी ऐसी एक शर्ट खरीदने में। राधिका, अरे तुम्हारी शर्ट की ऐसी की तैसी, मैं चाहूं तो पूरा शोरूम खरीद कर तुम्हारे मुंह पर मार सकती हूँ। लड़का, वॉट, तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो। अक्षत खुराना के आगे एटीट्यूड दिखाना बहुत भारी पड़ सकता है तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। राधिका, अरे तुम क्या कोई बड़ी तोप हो जो मैं तुमसे डरूं, बात करने की तमीज है नहीं और मुझे एटीट्यूड वाली बोल रहे हो। अक्षत, अगर सीधे मुंह बात करना नहीं आता तो चुप रहा करो, मैं तुम जैसी लड़कियों के मुंह नहीं लगता। राधिका, और मैं तुम जैसे घटिया लोगों से बात नहीं करती, समझे। राधिका उसके चेहरे की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए बोलती है। उसे देखकर अक्षत एक पल की भी देरी किए बिना उसे खींचकर दीवार से लगा देता है और उसके अगल बगल दीवार पर दोनों हाथ टिकाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अक्षत के इस हरकत की राधिका को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह अक्षत को अपने सामने से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अक्षत की ताकत उससे कई गुना ज्यादा थी, वह उसे हिला भी नहीं पाए। राधिका, क्या है, क्या चाहते हो तुम, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। उद्धरण चिन्ह।
अक्षत, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अक्षत खुराना को घटिया बोलने की? तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में? उद्धरण चिन्ह। राधिका कुछ नहीं जानती और मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है। अब हटो मेरे रास्ते से। अक्षत, अच्छा है जो नहीं जानती, अगर जान गई तो अपनी आज की हरकत के लिए तुम्हें बहुत पछतावा होगा। राधिका, मेरे हिसाब से मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसके लिए मुझे कोई पछतावा हो, लेकिन अगर आप मेरे सामने से नहीं हटे तो आपको पछतावा जरूर होगा। अक्षत, बहुत अकड़ है तुम में, आई लाइक इट। राधिका, बट आई डोंट लाइक यू। इस बार राधिका अक्षत को थोड़ा जोर से धक्का मरती है, इस बात अक्षत भी सामने से हट जाता है। राधिका तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है और एक बार भी मुड़कर नहीं देखती। उसके जाने के बाद अक्षत अपने मन में, कमाल लड़की है, दुनिया भर की लड़कियों का एटीट्यूड भरा पड़ा है इसमें, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद अक्षत की नज़र अपनी व्हाइट शर्ट पर जाती है जो कि अब लाल हो चुकी थी। यार, एक तो मेरी फेवरेट शर्ट भी खराब कर दी और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला। अगर गलती से भी फिर कहीं मिल गई तो इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा मिस। उद्धरण चिन्ह। नाम क्या था उसका? उद्धरण चिन्ह। छोड़, मुझे क्या होगा कुछ भी, आई डोंट केयर। अक्षत खुद से ही बातें करता हुआ वॉशरूम में चला जाता है और नहाकर दूसरी शर्ट पहन लेता है। राधिका उसे कमरे से निकलकर वापस पार्टी में आ जाती है। वहां आरुषि और सैम उसे कब से ढूंढ रहे थे। पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी तो वह तीनों भी अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तो ये थी अक्षत और राधिका की पहली मुलाकात, जो बहुत ही ज्यादा तनाव के साथ शुरू हुई। अब क्या कर सकते हैं, दोनों के अंदर एक ही लेवल का ईगो और एटीट्यूड भरा पड़ा है, दोनों बिल्कुल टक्कर के जो है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अक्षत इंडिया वापस कब आया, तो अब ये जानने के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले चैप्टर तक। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो कम सून। नीला दिल।